सिंधु भी कह लो, ये भी लिखवाया था और क्या लिखवाया था, सब लिखवाया ना। जो भी अरे ये देखिए जो भी नाम है इन्हीं के नाम है ना, जो भी नाम है इन्हीं के नाम है ना। इसलिए पेपर में कुछ भी आएगा तो कंफ्यूज नहीं होगे। आप उस दिन कह रहे थे आलोक और कौन, जरा नहीं था। देखो सूरज भी नहीं था, पल्लवी। अरे ये थोड़ा मैं कह रहा तुम लोग ना ऑन कर दिया, हर चीज को नेगेटिव मत दिया करो, सोचने की चीज पॉजिटिव रखना करो। नेगेटिव इंसान की जिंदगी में नेगेटिव होता है, पॉजिटिव इंसान की जिंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, और भगवान करे और आपकी जिंदगी में और ज्यादा पॉजिटिव बात है। देखो मैं इतनी पॉजिटिव हूँ पर मेरे सुनो, मैं इतनी पॉजिटिव हूँ पर मेरे साथ हमेशा नेगेटिव होता रहता है ना, सुनते जाओ। पर मैं भी सोचती हूँ हो सकता है भगवान क्या है, एक महीने उसको ऐसी मिली हूँ उसकी हर परीक्षा को खराब कर सकता है। समझ में आ गए? तो इसलिए जितनी मुसीबत आती है तो आप स्ट्रॉन्ग ही बनते हो, वीक नहीं बनते हो। हड़प्पा की बात कर रहे थे ना, देखो हड़प्पा के एरिया मैंने बताया ना, सुल्तानबेट बलूचिस्तान में है। फिर जैमाबाद बेटा, देखो यहाँ पर जैमाबाद नहीं दिखाएगा, जैमाबाद कहाँ होगा आपका, थोड़ा सा नीचे महाराष्ट्र में होगा। उसके बाद मांडा, ये रहा मांडा, ठीक है। यहाँ पर आलमगीर भी नहीं दिखाया है, जबकि रांचीगढ़ दिखाया। आलमगीर कहाँ आएगा, लगभग ये यमुना है, और यमुना की सहायक नदी क्या है आपकी, हिंडन नदी, ठीक है। हिंडन नदी यहाँ से नहीं निकलती, हिंडन नदी लगभग ऐसे आ रही है। तो आपका कहीं आलमगीरपुर इस साइड होगा, मांडा इस साइड होगा। अगर आपसे कभी इसकी पूछी जाए आकृति क्या है, क्या बताओगे? त्रिभुजाकार है, त्रिभुज बन रहा है क्या? इसको क्या बोलते हैं? अरे लीलावती, ऊपर से देखो, रुको रुको, चलो मैंने ऐसे बनाया है, लगभग क्या है, त्रिभुज बन रहा है ना, कुछ ऐसे ट्रायंगुलर शेप में। इसकी क्या है, और सभ्यता की बात कर रहे हैं ना, इतने इतने नाम बताए। इतने नाम क्यों बताए हैं? कहीं ना कहीं चाहे हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे आपका कालीबंगा हो, चाहे आपका आलमगीरपुर हो, कुछ भी हो, कहीं ना कहीं इनमें समानता मिली होंगी। जैसे अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर कहीं देखो कितने धर्म है, बहुत सारे धर्म है। कितने धर्म है बताओ इंडिया में? बहुत सारे मतलब, तो मेन है वो बता दो। सब धर्म की अपनी अपनी मान्यता है। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, या इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, उनकी क्या मान्यता बदलेगी? हिंदू औरतें हैं तो मांग में सिंदूर लगा रही होंगी, हैं लगा रहे होंगे ना, चाहे वो कहीं भी जाएंगे। तो कुछ समानताएं ऐसी देखी गई हैं। हमें नगर अलग अलग हैं, पर उन नगरों में क्या है, समानता देखी गई सेम। जब सेम समानता देखी गई, उसको हमने क्या कहते हैं, नाम दिया। क्योंकि हड़प्पा की खोज पहले करी है ना, तो पहले हमने उसको हड़प्पा कहा। फिर सिंधु नदी के आसपास खोज करी तो हमने उसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा। फिर थोड़ा सा खोज करते करते हम आगे बढ़े, कहाँ गए, सरस्वती, सिंधु और सरस्वती के पास, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया, सिंधु घाटी, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता। अब धीरे धीरे खोज करते हुए हमें क्या पता चला, ये लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ से का सभी, हमने इसको कैसे सभ्यता। फिर हमने खोज करी, फिर हमने इनका क्या देखा, नगर प्लानिंग, यानी कि टाउनशिप, जो टाउन की प्लानिंग थी उसको देखा कैसे। तो हमने उसको कह दिया, अरे ये तो बिल्कुल क्या है, आजकल के वर्तमान में जो शहर में नगर निर्माण हो रहा है, कैसे रोड बननी है, कैसे जल की निकासी करनी है, वो चीजें हमने देखी। तो हमने उसको क्या कह दिया, प्रथम नगरीय क्रांति कह लो या प्रथम नगरीय सभ्यता कह लो। इसलिए उनके ये नाम पड़े हैं। और उसी दिन मैंने आपको बताया था, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च है वो कैसी है, नाम याद है किसी को? नहीं बताओ। जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो कैसी होती है,
आवाज नहीं आ रही। फीवर आ रहा है। फीवर आ रहा है, उधर बैठो। बताओ समकालीन बताओ। समकालीन बताओ कौन कौन सी थी? मेसोपोटामिया और चीन की भी थी, और किसकी थी? मिस्र की थी क्या? क्योंकि हम व्यापार करेंगे, व्यापार की बात करेंगे आप, तो हमें ये भी पता होना चाहिए व्यापार किसके साथ हो रहा है। पहले जो पढ़ाया था उसका देख लो, उसके बाद हम पूरा देखेंगे। किस बात पे कर रहे थे? कला की बात कर रहे थे ना, आर्ट्स की बात कर रहे थे ना। कला में हमने क्या क्या बात करी थी? मूर्तियों की। कौन कौन सी मूर्तियां थी? कितने तरह की मूर्तियां बना ली थी? प्रस्तर, पत्थर बोल दो, प्रस्तर नहीं बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। पत्थर की थी, मिट्टी की थी और धातु की थी। पहले हम बात करेंगे पत्थर की, ये कुंतुज है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मोहनजोदड़ो से थोड़ा सा लेट चलता है ये बेचारा। पूरा खाना खिला के लेके आई हूँ। अभी कम ही लग रही, मैं भूखा है। देखो प्रस्तर यानी पत्थर, दोनों नाम याद करके रखना। प्रस्तर यानी के पत्थर। अब पत्थर क्या है? देखो मोहनजोदड़ो से जो मिली है वो 12 मिली है मूर्तियां, ठीक? सॉरी, हड़प्पा से, और मोहनजोदड़ो से मिली है 3। और जितनी भी मूर्तियां होंगी, अब आप ये सोचो पत्थर की मूर्तियां अगर आप ऐसे हाथ में रख दो तो क्या वो बचेंगी? बचेंगी या नहीं? बोलो क्या हो जाएगा उनका? बताओ पत्थर की जो मूर्तियां होंगी ऐसे हालत में डबल मिलेंगी, कैसी मिलेंगी? खंडित मिलेगी ना। पत्थर की जितनी भी मूर्तियां मिली हैं आपकी कैसे मिली है? खंडित। खंडित यानी टूटी हुई। पूरी तरह तो मैं दिखाऊंगी। देखो दिख रही है मूर्तियां? नहीं होंगी। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है। ये कैसी है? ये आपकी खंडित मूर्तियां हैं, पत्थर की है। और हड़प्पा से कितनी मिली है? 12 मूर्तियां मिली हैं। 12 में से जो सबसे फेमस है, जो मैंने बताया था, क्या दिख रही थी? एक किसकी? इनकी मिली मूर्ति। ये भी क्या है? पत्थर की है। जिसको मैंने क्या कहा था, उसको क्या बता रहे हैं? पुजारी, पुरोहित बता रहे हैं ना। पुरोहित को कोई साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि जब मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले तो पुरोहित के साक्ष्य में मिलना संभव नहीं है। पर ये मूर्ति मिली है, ये मूर्ति मिली है। इसके जो पहनावा है, इनका जो देखने का वो वेशभूषा है, उसको मान रहे हैं कि इनकी दाढ़ी है, ये सब चीजें हैं, तो हो सकता है। मैं क्या बता रही हूँ? मैंने सिर्फ ये कहा है, क्या बता रहे हैं हम लोग? एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसको जो साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? उसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं ये सही भी है या गलत है। अगर सटीक बैठ रहा है तो हमारा सही है, सटीक नहीं बैठ रहा है तो हमारी हाइपोथेसिस क्या हो रही है? गलत हो रही है। यानी कि स्टेटमेंट एक तरह का। तो जितने भी अब ये मूर्ति निकली, तो इनकी जो वेशभूषा देख रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है क्या होंगी? ये पुरोहित जी की मूर्ति होगी। हो सकता है उस जमाने में मंदिर के पुरोहित इस तरह के हो। अब यहीं से तुम कपड़े देख रहे हो, इनका पहनावा, ये शॉल दिख रही है ना, डिजाइन अच्छी है। इस डिजाइन का नाम बताओ, इस डिजाइन का नाम। फूलों वाली है ना, इसका एक पर्टिकुलर नाम भी है, टिपिया। देखो टिपिया जैसा है। हाँ टिपिया, टिपिया नाम है, टिपिया। यानी कि आपने फूल वाले पत्ते देखी है? ऐसे करके फूल नहीं होते थे, ऐसे करके फूल होता था। देखा है
अब ये किसमें बना है? पत्थर में। तो इससे मानो कि उस समय क्या होगा? कारीगरी होती होगी, सॉल्ट पे कढ़ाई वगैरह होती होगी। तो ये चीजें जो देखी गई है उसी से तो अंदाज लगा रहे हैं उस जमाने में वस्त्र में क्या होती होगी? आपकी कढ़ाई होती होगी। और कढ़ाई क्या है? ये फूलों की क्या करी गई है? तो ये जो नाम दिया गया है सिपिया अलंकरण, हाँ, यानी कि तिपिया तक की कढ़ाई। समझ में आ गया? और ये जो फोटो मिला है किसका मिला है? पत्थर का। और कहाँ से मिला है? आपके हड़प्पा से। सबसे जो प्रसिद्ध मूर्ति मिली है हड़प्पा से ये मिली है। इसको हम क्या कह रहे हैं? पुरोहित जी की मूर्ति है। तो पुरोहित जी की मूर्ति लगाई है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या है? हड़प्पा पर जो शासन हुआ है या प्रशासन हुआ है किसका हो रहा था उस समय? पुरोहित का। सिर्फ इस मूर्ति के आधार पर बताया है और कोई साक्ष्य ऐसे नहीं है। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे तांबे की मूर्ति। जो तांबे की यानी धातु की मूर्ति मिली है वो मिली है। इसके अलावा और बताते हूँ पत्थर की मूर्ति ये मिली है और एक मिली है नास्तियों की मूर्ति। किसकी? नर्तकी की नहीं, नर्तकी की तो तांबे की है ये। उसकी बता रहे पत्थर की एक मूर्ति लड़की की भी मिली है। वो भी आपके कहाँ से मिली है? आपके हड़प्पा से मिली है। और ऐसे देखो पोस्ट कोई भी हो सकता है। क्या बता रहे हैं हम? अनुमान लगा रहे हैं। अभी आप मेरे सामने डांस कर रहे हो तो मुझे पता है डांस कर रहे हो, ठीक है। उसी समय कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, आप वहीं के वहीं दफन हो गए, उसी सिचुएशन में रह जाओगे। सुनते जाना, हंसो नहीं। आप उसी सिचुएशन में रह जाओगे। फिर जब यहाँ पर खुदाई होगी तो आपकी पोस्टर जो निकलेगा अगर वैसा ही निकला तो आप ये समझोगे ये बच्चा डांस कर रहा होगा, है ना, ये बंदा डांस कर रहा होगा। तो सेम है कंडीशन। जो मूर्ति वहाँ बनी, जो मूर्ति बनाई गई है लड़के की, वो कैसे बनी है? डांस करती हुई। जिसका एक पैर क्या है? जो राइट पैर है वो उठा हुआ है, जो लेफ्ट पैर है वो नीचे, हाथ क्या है? डांस। भांगड़े समझ लो, भांगड़े में क्या होता है? आप एक पैर ऊपर उठाते हो और एक पैर जमीन में रखे होते हो और साथ में फिंगर को, हाथ को क्या कर रहे हो? ऐसे ना। तो उसके जो हाथ है वो ऐसे लग रहा है, प्रतीत हो रहा है क्या? डांस की मुद्रा में। ये चीजें क्या है? हम सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट में चीजें दिख रही हैं उसको हम देख रहे हैं किसी ना किसी से, उसको क्या कर रहे हैं? मैच कर रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अन्न मतलब वहां पर जो अपने यहाँ पहले चक्की चलती थी, चक्की किस किसने देखी हुई है? गाँव में तो अधिकतर सबने देखी होगी। सुबह देख के आए हो। चक्की से क्या होता है? आटा पिसता है ना। आटा पिसता है ना, गेहूं पिसती है। और क्या होता है चक्की में? दाल और दाल भी डली जाती है ना। ये सब चीजें होती थी ना। ऐसे ही वहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। जब खुदाई करी तो ऐसे जो साक्ष्य मिले हैं, तो वर्तमान में हम उसका क्या यूज कर रहे हैं? तो हमने क्या करा है? सिमिलरिटी देखी कि हो सकता है ये इनकी क्या हो? आटा पीसने वाली चक्की हो। समझ में आ गई? तो मूर्तियां क्या है? पत्थर की जो फेमस मूर्ति मिली, एक तो आपकी जो पुरोहित जी की मिली थी जो दिखाई थी वो, दूसरी लड़की की डांस करती हुई, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं तांबे की मूर्ति। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो क्या है? आपकी डांसिंग गर्ल। क्या देख रही है? गर्ल, ठीक है। मेन बात ये है इनके बदन पे ज्वेलरी के अलावा कुछ नहीं है। ज्वेलरी के अलावा इनके बदन पर कुछ नहीं है। और ये इसलिए फेमस है क्योंकि एक ही धातु की बनी हुई है। कहाँ से के मतलब? तांबा और क्या मिला रहे हैं इसमें? तीन मिला के कांसा बनाया जिससे इन्होंने मूर्ति बनाई। इसके अलावा दैमाबाद से मिला है आपको रथ। ये मिली है आपके मोहनजोदड़ो से। ये रथ देख रहे हो बेटा? रथ, ये रथ भी मिला है आपका दैमाबाद से। ये भी किसका है? धातु से निर्मित है। और इस रथ के बाद ये है दो बैल है। हाँ, इतनी फिनिशिंग नहीं है, ये धातु का बना हुआ है। मतलब आप ये देखो उस जमाने बना लेते थे, इतनी फिनिशिंग किसी चीज में नहीं है। तो ये क्या है? दो बैल बनाए हैं। दो बैलों को एक आदमी क्या कर रहा है? जैसे रथ चलाते हैं ना, एक आदमी बैठा है, वो भी आदमी क्या कर रहा है? रथ चला रहा है। तो कहाँ से मिला है आपका? दैमाबाद से मिला है। तांबे की मूर्ति कहाँ से मिली है? ये वाली काशी की, सॉरी, और ये दैमाबाद से। उसके अलावा हाथी वगैरह के भी क्या मिले हैं आपको? छोटे छोटे धातु की मूर्तियां मिली हैं। अब हम बात करेंगे मिट्टी की मूर्ति। जो सर्वाधिक मात्रा में पाई गई है वो मिट्टी की मूर्तियां पाई गई हैं। उसमें भी पुरुषों की अपेक्षा किसकी ज्यादा मिली है? किसकी मिली है? महिला
मिली है। भारत में गुजरात और राजस्थान में एक भी मूर्ति नहीं मिली है। मिली है तो कहाँ मिली है? आपके हरियाणा के बनावली से 2 मूर्तियां मिली हैं। HR के बनावली से कितनी मिली है? 2। अब यहाँ पे 2 मूर्तियां जो मिली हैं वो भी कुंवारी लड़कियों की मिली हैं। अब ये बता कुंवारी कैसे पता करा? मांग नहीं भरी होगी, सही बात है। यानी कि उसमें जो मूर्ति मूर्ति का जो सांचा बनाया होगा उसमें क्या है? उसमें मांग भरी हुई नहीं दिखाई होगी। ठीक है, मांग भरी दिखाई दी, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया। जो आपके बनावली से 2 मूर्तियां मिली हैं वो कैसी मिली है? आपके कुंवारी लड़कियों की मिली है। सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी मिली है? आदमियों की अपेक्षा महिलाओं की मिली है। और भारत में एक भी महिला की मूर्तियां नहीं मिली है। मतलब गुजरात और राजस्थान में एक भी मूर्ति अभी तक नहीं मिली है। खनन का काम अभी भी हो रहा है, यानी कि हड़प्पा की खुदाई अभी भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि खुदाई रुक गई है। जहाँ क्षेत्र खाली है, अब मान लो यहाँ पर हो सकता है, आपने सुना होगा कभी कभी कई लोग कहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। सुने हो कि नहीं? होता है ना कि वहाँ कब्रिस्तान होता है। अब क्या हो गया? अब वहाँ पर मकान बन गए। सेम बात वही समझ लो, यहाँ पर किसी जमाने में क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता रही होगी। जब क्या हुआ, चाहे बाढ़ आई, चाहे कोई कारण हुआ कि उनका घर क्या हो गया? जमीन के नीचे दफन हो गए। ऊपर क्या मिल गया आपको? एक सपाट मैदान मिला। जब एक सपाट मैदान मिला, आपने उसके ऊपर घर बना लिया। अब कई लोगों के जहाँ पर हड़प्पा सिविलाइजेशन बसी है वहाँ पर कई लोगों के घर बन गए, कई लोगों की खेत खलियान है। अब जैसे आप, मैंने क्या बताया था, रेलवे लाइन पढ़ रही थी, कब पढ़ी थी? 1853। तभी तो बात पता चली है, तभी तो ये नगर सभ्यता सामने आई है। पर इसमें जब सबसे ज्यादा ध्यान कब दिया गया? 1921 में। किसने करी थी खुदाई? दयाराम साहनी ने हड़प्पा की। तब क्या हुआ? तब ये सभ्यता सबके सामने आई। पहले तो रेलवे लाइन खोदी, थोड़े बहुत पत्थर मिले। अब कई बात, ये सुन लो मेरी बात, कोई भी इंसान होगा, अगर आपको ये चीज पता है तो आप ये कहोगे मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ और मेरी होशियारी छुप ना पाए। तो अंग्रेजों को जाहिर सी बात है, हम लोग तो उस समय गुलाम थे, इतना वो भी नहीं था, है ना? अब अंग्रेजों के सामने आया होगा तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आइडिया हो गया होगा। जब ऐसी सभ्यता की चीजें आपके सामने आ रही हैं तो उनको ये तो आइडिया होगा कि सभ्यता बहुत पुरानी होगी कि नहीं। और उन्होंने ये चीज को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो क्या कहते हैं, पश्चिमी कहते हैं कि हम तो ज्यादा क्या है, वो इसलिए नहीं जताना चाहते थे क्योंकि हम उनके गुलाम थे। अगर वो हमें बता दें ये वाली बात, तो ये हो जाता है कि हमारे मतलब हमारे जो ग्रैंड जो लोग भी हैं, हाँ, तो हमारी सभ्यता यहाँ सभ्यता कितनी बड़ी थी, हम ऊंचे हो जाते। उन लोगों ने ये चीज क्या करी? छुपाई। वही वाली बात है, लॉर्ड मैकाले का नाम सबने सुना होगा, सुना है? क्या करा था लॉर्ड मैकाले ने भारत में? जो आपकी शिक्षा पद्धति के लिए उन्होंने बनाया और क्या कहा? इंग्लिश शिक्षा को प्रमोट करा, है ना? कि भारत में क्या है, पाश्चात्य शिक्षा मतलब इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करा। और उसने क्या कहा? यूरोपियन, भारत का जो क्या है शिक्षा है, भारत का जो दर्शन है वो क्या है? यूरोपियन जो लाइब्रेरी है उसकी एक अलमारी के बराबर है। क्या इतना ही था? यूरोप की लाइब्रेरी कितनी बड़ी होगी? और यूरोप की लाइब्रेरी में एक जो अलमारी है उसमें जितनी जो किताबें रखी हैं वो इंडिया की एजुकेशन है। क्या इंडिया एजुकेशन इतना मतलब इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना कमजोर था? वो लोग ये जताना चाह रहे थे कि जो हमारी पढ़ाई है वो अच्छी है, जो आपकी पढ़ाई है वो बुरी है। जबकि आप देखो जितने भी अब क्या है, वहाँ के लोग संस्कृत क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमारे जितने भी वेद हैं वो किस में लिखे गए? संस्कृत में। जितनी भी मेडिसिन वगैरह का लिखा गया है सब किस में लिखा गया है? संस्कृत में। अब उसको सीखने के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? संस्कृत सीख रहे हैं ना। तो यानी कि हम उससे सुपीरियर हैं। उनको यही बात लगी, अगर हम इस समय बता देंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये जो सभ्यता हम अब नवीकरण की बात हम कर रहे हैं, ये तो बहुत पहले नवीकरण हो चुका है, यानी कि हमसे ज्यादा विकसित है। इसलिए तो 1921 में जब दयाराम साहनी, सही नाम बोला ना आपने? दयाराम साहनी ने क्या करी थी? खोज करी थी, क्योंकि वो एक क्या थे? भारतीय थे। तब ये सभ्यता धीरे धीरे आई और फिर इसकी खुदाई करेगी। तब पता चला कि हमारी सभ्यता वैदिक काल से नहीं, कहाँ से स्टार्ट हो रही है आपकी? हड़प्पा से, है ना? इससे बहुत पुरानी है। आप मतलब आप एक शहरी जीवन जिए, शहरी जीवन के बाद फिर आप कौन सा जीवन जी रहे हो? ग्रामीण जीवन जी रहे हो ना, क्योंकि वैदिक पूरा ग्रामीण है। ग्रामीण के बाद फिर आप शहरी पर आए हो। ये चीजें हैं, तो ये चीज छुपाई गई तो वो हमें कब पता चली?
बाद में पता चली है। अब जो चीजें मैंने अभी बताया ना, जैसे आप जिस पोजीशन में जो चीज जाएगी हमें उसी पोजीशन की लेगी ना। कार्बन डेटिंग में बात करी थी। अब कार्बन डेटिंग क्या है ये बताओ मुझे जरा, किसको पता है कार्बन डेटिंग? जीवाश्मों का पता लगाएंगे, आयु का पता लगाएंगे, कैसे लगाते हैं? C14 होता है। C14 में क्या होता है बताओ? C14 यूरेनियम हो जाता है ना? C40 यूरेनियम हो जाता है, यानी रेडियो एक्टिव तत्व हो जाता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व क्या होता है? स्वतः ही अपने आप को खंडित करता रहता है ना। देखो मेरी बात सुनो कैसे है। अभी आप सुनो, कोई भी पत्थर या कोई भी धातु है, कुछ भी है, सूर्य का जब प्रकाश पड़ रहा है तो उसके साथ क्रिया कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो नाइट्रोजन के कण क्रिया कर रहे हैं उसके साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ। ये नाइट्रोजन है प्लस सनलाइट आ गई है, उसके साथ क्रिया करके बनाया C14। जब तक सूर्य का प्रकाश मिल रहा है C14 की क्रिया चलती रहेगी, इसका विखंडन नहीं होगा। अब क्या मैंने बात करी, मिट्टी आई, कुछ भी आया, मिट्टी आई, फिर परते की परतें जमती गई, ये पत्थर कहाँ हो गया? अंदर जम गया। अब इसके पास सूर्य का प्रकाश पहुंचा? सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचा है ना, तो अब तक C14 के विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब इसका एक टाइम है, मान लो ऐसे मानते हैं C है C14, एक बार विखंडन होने में 56 साल ले रहा है, 56,000, फिर विखंडन होने में फिर 56 ले रहा है, फिर विखंडन होने में, एक मैं क्या ले रही हूँ, ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि इतना ही साल ले रहा होगा, ठीक है। फिर ये क्या है, 56 ले रहा है। अब वो विखंडित होने में कितना टाइम उसने ले लिया, आपको पता चल गया इसमें C14 की मात्रा कितनी रह गई है, तो आपने अपना डेटिंग लगा दी। एक्चुअली डेट तो नहीं आएगी, पर आपको क्या पता चलेगा, सालों को पता चल जाएगा कि ये पत्थर कितने साल पुराना हो सकता है। समझ में आ गई? कार्बन डेटिंग कुछ नहीं, यूरेनियम क्या है, यूरेनियम का विखंडन है, और विखंडन इतने टाइम पे इतना ही विखंडन होगा। यानी कि अगर 10 है तो इसको आधा होने में, यानी यहाँ पर 10 था, 5 होने में इसने कितना टाइम लिया, फिर आधा होने में फिर कितना लेगा, इतना लेगा, फिर इसका आधा करोगे कितना होगा, 2.5 का आधा 12.5 1.25 ना, ठीक। अब इसका आधा हो गया। भैया मैथ वाले सही से बताया करो, कौन है मैथ वाला, गलत बताया। 1.25 हो गया। अब मान लो हमने खुदाई करी तो ये हमें इसमें मिला ना, तो अब हम क्या करेंगे, आधा होने में तो इसका दुगना होने में कितना टाइम लेगा, फिर इसका दुगना होने में कितना टाइम लेगा, तो हम उस हिसाब से इसकी एज बता देंगे। तो ऐसे कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग, डेट निकालते हैं कि पत्थर कितना पुराना है। एक्चुअली डेट नहीं पता चलेगी, पर आपको उसके साल पता चलता है कि कितने साल पुराना है। समझ में आ गया ये बात की नहीं? तो जितने भी हमें हड़प्पा की क्या मिले हैं, सब मिट्टी में दफन मिले हैं। हम मिट्टी में दफन कैसे, आप लोग कभी ऐसी साइट पे गए हो जो आर्कियोलॉजिकल साइट हो, देखे हो कभी, गए हो, कहाँ गए हो? हाँ आज बोलोगे नहीं, मन रहता है, चोट लग गई, चलो तो फिर मत बताओ, जब बोलने लगोगे तब बताना। हो गया होगा, दाना निकल आया होगा, बोलने में दिक्कत हो रही होगी, सुनते जाओ। चलो मैं बता देती हूँ, सारनाथ गए हो, बनारस, हाँ देखा है, वहाँ पर साइड पे गए हो जहाँ पर स्तूपा रखा है, स्तूप है वहाँ पर, सांची स्तूप नहीं, सांची का स्तूप सांची टेम्पल में है। कौन सा है, धमेक स्तूप है वहाँ पर सारनाथ में। धमेक, अब सुन लो मेरी बात, सारनाथ में धमेक स्तूप है, जहाँ पर स्तूप है वहाँ पर ही क्या है, आपके बहुत मठ बने हुए हैं, बहुत मठ बने हैं। तो आप जो वर्तमान जगह है ना, उससे नीचे खल्ले में है। समझ में आ गया? अगर आप इतने ऊंचे पे खड़े हो तो जो बौद्ध मठ है वो अब नीचे चले गए, यानी कितने साल पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं वो जमीन में क्या हो गए थे, धंस गए थे। उनके ऊपर मिट्टियों ने आके क्या कर दिया, उनको ढक दिया। ऐसे आपने कोणार्क का टेम्पल सुना है, उसका इतिहास पता है कुछ? क्योंकि मैं इससे रिलेटेड करूंगी, इसलिए मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ। कह रहे हैं कोणार्क टेम्पल है, खंडित मंदिर है, उसमें पूजा नहीं होती ना, मूर्ति है, ठीक है, बस खाली उसका आर्कियोलॉजिकल ASI के अंडर में आ गया है, अब उसकी वो देखरेख करता है। अब उसका इतिहास आपको पता है कुछ, क्यों खंडित कैसे हुआ है वो?
कैसे हुआ वो? हाँ, उड़ीसा, भुवनेश्वर, कोणार्क। खंडित कैसे हुआ बताओ? तो ऐसे होते हैं कि बारिश हुई हो, उसको प्रकाश पड़ा, उसमें विज्ञान होती है। ये सब क्रियाएं हुई ना। जैसे और मंदिर सुनोगे तो आक्रमण सुनोगे। यहाँ पर भी कई कथा है कि आक्रमण हुआ है, पर वहाँ पर कोणार्क मतलब जो सूर्य टेम्पल है वहाँ पर कोई भी आक्रमण के साथ नहीं है। स्वतः ही क्या हुआ, वो कई सालों तक धरती के नीचे दबा रहा। जैसे आपने केदारनाथ का मंदिर सुन रखा है, कई सालों तक बर्फ के अंदर दबा रहा, ऐसे कोणार्क भी क्या रहा, मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा। फिर धीरे धीरे कोई गया होगा, जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे अंग्रेज लोगों ने, ये लोग बहुत रहते थे ना सर्च करने में कि इनकी संस्कृति के बारे में हम पता करें कितनी पुरानी है कैसे, तो उन लोगों को मिला। तो उन लोगों ने देखा कि मंदिर बहुत सालों तक उसी के अंदर दबा हुआ है, उसको साफ करा गया। तो ऐसी चीजें हैं, ये भी चीजें क्या है, जमीन के अंदर दब गई। जब खुदाई के टाइम पे मिला तब हम इसको क्या कर रहे हैं, तब हम इसको ढूंढ रहे हैं। तो अब हमारे पास वही मैं रीजन और वही बता रही हूँ, इफेक्ट और कॉज। कारण तो हमें मिल गया ना कि ये चीज अंदर कैसे गई। जैसे आप लोग कहते हो कि मैडम ये सभ्यता कैसे गई है, कैसे खत्म हुई है, तो इसकी क्या है, धीरे धीरे सब लोगों ने क्या करेंगे, अपनी अपनी थ्योरीज देंगे। जैसे परतें देखी है, मिट्टी की परत देखी, अब मिट्टी की परत भी देखोगे ना, बात नहीं करो, मिट्टी की परत देखोगे, कोई कहेगा कि मिट्टी की परत 7 बार आई है, यानी बाढ़ों के साथ मिल रहे हैं कि बाढ़ आई होगी, मिट्टी से धीरे धीरे ये क्या कर गए, दफन करते गई और ये सभ्यता नीचे धस गई। और बाढ़ के मारे, बाढ़ का जो इतना हैवी फ्लो होगा बाढ़ का कि लोग यहाँ से क्या हो गएंगे, पलायन करके चले गए, अपने घर बार छोड़ गए। जैसा बाढ़ वगैरह जैसा आएगा, अभी मान लो भूकंप बहुत तेज आ जाए तो क्या पता घर का सामान इकट्ठा करोगे, अब भागने की कोशिश करोगे ना कि हम बस अपनी जान बचाने। तो सेम कंडीशन ऐसे सोचो उनके साथ भी हुआ होगा, कोई ऐसी आपदा आई होगी या महामारी होगी। जैसे कोरोना आया, एक महामारी थी, कितने लोग जा रहे थे उसमें। अब ऐसे महामारी में अगर आपको ऐसा मिलता कि यहाँ से छोड़ के चले जाओ, तो कितने लोग छोड़ के जाते कि नहीं जाते? नहीं जाते। मैं नहीं जाता, छोड़ जाते ना। तो नॉर्मली ये समझो, हो सकता है वहाँ पर क्या आई होगी, महामारी आई होगी, महामारी से जो लोग मर गए वो लोग वहाँ रह गए और बाकी लोग छोड़ छाड़ के चले गए। कुछ भी हो सकता है, ये क्या है, क्योंकि हम वहाँ पर गए नहीं है, इसलिए हमको क्या कर रहे हैं, सिर्फ अजम्पशन से, हमारे हाइपोथेसिस से हम सिर्फ स्टेटमेंट दे रहे हैं वहाँ की कंडीशन के आधार पर। इतनी बात समझ में आ गई है, मिट्टी की बात समझ में आ गई, कहाँ से कहाँ टॉपिक चला जाता है समझाने के चक्कर में। तो यहाँ जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं या पत्थर की मूर्तियाँ मिली, या जो आपकी, अब तांबे पे तो इतना वो नहीं पड़ेगा इफेक्ट, क्योंकि जो पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं वो कैसी मिली है, आपकी खंडित रूप में मिली है। नारियों की मूर्तियाँ सबसे ज्यादा मिली है, किसमें, मिट्टी में, ठीक है, पुरुषों की अपेक्षा। भारत में एक भी नारी की मूर्ति नहीं मिली है, और सिर्फ मिली है तो 2 मिली है, वो भी कहाँ मिली है, आपके हरियाणा के बनावली में। इसके अलावा पशुओं की भी है मूर्तियां। पशु कौन कौन से बताए थे, बैल है, सबसे प्रिय बैल कौन सा है इनका, कुबड़ वाला। पर सबसे ज्यादा मोहर या चित्रकारी मिली है वो बिना कुबड़ वाले बैल की मिली है। कुबड़ वाला फेमस बहुत ज्यादा है, वो मोहरों में लगा हुआ है, बर्तनों में देखा गया है, वो भी क्या दिया गया है, एक कुबड़ वाला बैल को दिखा रहे हैं आपको, ऐसा है। देख लिया, एक कुबड़ वाला बैल, कलाकारी इसमें भी करते हैं। कलाकारी देख लो, ठीक है, कलाकारी देख ली लोगों की। अब इनकी लिपि देख लो, लिपि के पहले तुम लोग देखो, देखो इंग्लिश का यू का ज्यादा दिख रहा है ना, इसमें यू बहुत दिख रहा है ना, यू का स्पेस बहुत ज्यादा हुआ, मतलब यू का जो इस्तेमाल है बहुत ज्यादा हुआ। अब ये चीज आप क्या पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए अगर हम ये चीज पढ़ पाते तो शायद इनके बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाती, क्योंकि अब ये चीज हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास क्या पुरातात्विक साक्ष्य है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं और अपनी थ्योरी बना रहे हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। जैसे अभी हम लोग यहाँ से चले जाएं, आज रात में कुछ ना कुछ यहाँ पर हो जाए, कल आए बोर्ड नीचे गिरा हुआ मिले, और ये क्या हो, आपके चेयर वगैरह नीचे फैली हुई तितर बितर मिले, तो आप लोग आके अनुमान लगाओगे ना, यहाँ कैसे अनुमान लगाओगे, क्या क्या थीसिस दोगे अपने इसके बारे में, बताओ हैं। मैंने क्या, हम लोग चले गए, अब चले गए तो टेबल क्या है, तितर बितर मिली, बोर्ड नीचे गिरा हुआ मिला, कूलर भी आपका गिरा हुआ बड़ा मिला,
ठीक है, ये जो डस्टर वगैरह हम छोड़ के जैसे जा रहे हैं, फाइल वगैरह ये सब भी गिरी हुई मिली, तो आप अब कल रूम में आओगे तो अनुमान कुछ लगाओगे ना, वो अनुमान क्या लगाओगे, आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आएंगी ये मुझे बताओ। प्राकृतिक आपदा है, या तो कोई जानवर घुसा है, पेड़ फुलाया गया हो सकता है और छुप के बैठ गया हो, ये सब चीजें आएंगी ना। तो यही सब चीजें जब खुदाई करेगी तो उनके मन में तो यही सब विचार आए होंगे, यही विचार उन्होंने आपको क्या कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। प्रूफ अभी कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ये चीज हुई होगी, ये चीज हम तब कह सकते थे जब लिखित फॉर्म में हो। अब मैं यहाँ एक लेटर छोड़ता हूँ लिखा हुआ कि ये रूम में जो बोर्ड गिराया है मैंने गिराया है ना, और ये जो टेबल गिरा रही हूँ वो मैं ही गिरा रही हूँ, तो आपके पास लिखित प्रमाण है कि ये जो चीजें गई हैं वो किसने गिराई है, मैडम ने गिराई है। तो आप कह सकते हो ये श्योर है कि ये चीज जो काम करा है वो मैडम ने करा है। अब मैं लिखित में कुछ ना देके जाऊँ आपको, सिर्फ क्या देके जाऊँ, एक ऐसी कंडीशन छोड़ जाऊँ जिसमें सिर्फ आपको क्या करना है, कल्पना करनी है। तो यहाँ चीजें क्या करी गई, सब काल्पनिक है। चाहे हम लोगों को क्या मिले, चाहे हम लोगों को ये मोहर मिल रही है, चाहे हम लोगों को ये चीज मिली है, ये सारी क्या है, मोहरों पे इनकी लिपि है। जो क्या है ये मोहर बनाएंगे, मोहरों पे इनकी लिपि है। इनको देख के हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा एक कुबड़ वाला सबसे ज्यादा मिली, जो किसकी मिली है मूर्तियां, कुबड़ वाले की, और सबसे प्रसिद्ध कौन था, एक कुबड़ वाला बैल, है ना। अब यहाँ सुन लो, सबके जानवरों की मिली है, पर जिस जानवर की नहीं मिली है वो है गाय। जिस जानवर की ना मोहर में मिली है ना मुद्रा में मिली है, किसी में भी नहीं मिला है, वो है गाय। गाय का एक भी मूर्ति नहीं मिली है, ना मूर्ति के रूप में मिला है वो आपको, ना ही वो मोहर के रूप में मिला है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, मोहर के रूप में एक कुबड़ वाला दिखा, सिंह भी दिख रहा है, और ये पशुपति योगी जी की भी तस्वीर दिख रही है ना। तो ऐसी चीजें मिल रही है, पर गाय के कोई भी साक्ष्य ऐसे नहीं मिले हैं। पेपर में हमेशा आप लोग तुम कंफ्यूज हो, देखो आपने गाय लिखवाई थी ना, गाय लिखवाई थी ना, गाय से परिचित है, पर उसकी मुद्राओं में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, समझ गई। गाय से परिचित है, जैसे मैंने कहा घोड़े से परिचित नहीं थी, ना ही घोड़े के कोई साक्ष्य मिले, पर खुदाई में घोड़े के साक्ष्य मिले। अब यहाँ पर मुद्रा में हमें गाय का कोई भी प्रतीक चिन्ह नहीं मिल रहा है, समझ में आ गया। प्रतीक चिन्ह गाय का कोई भी नहीं मिला है। बाकी गाय से क्या है, ये लोग परिचित हैं। जैसे मैं तुमसे परिचित हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं पल्लवी को जानती हूँ, सुनते जाना, मैं पल्लवी को जानती हूँ, पर आपके पास मेरा कोई फोटो नहीं है, मैं कैसे प्रूफ करवाऊंगी कि मैं आपको जानती हूँ। मेरा आपके पास है ना, ये हाँ, समझ में आ गया। गाय से परिचित है, पर उन्होंने गाय के कभी फोटो नहीं बनाए। गाय से परिचित इसलिए होंगे कि गाय के अवशेष मिले होंगे। अब ये बात क्लियर हो गई, लिपि इन लोगों की देख ली। अब हम बात करेंगे व्यापार की। मूर्ति में तो कोई डाउट नहीं रहा, मैं इसको गीला करके लाऊं, नहीं वहां से ले आती हूँ। अब नया हेडिंग डाल लो, व्यापार और वाणिज्य। बात नहीं चरण, अब मैं क्लास में आ गई हूँ, बात बंद कर दो। कौन सी हेडिंग डालें? व्यापार और वाणिज्य और व्यापार। अभी मैं बाहर चली गई थी ना, तुम लोग को 2 मिनट का मौका दे दिया था। हाँ, व्यापार और वाणिज्य। अच्छा, व्यापार और वाणिज्य में फर्क बताओ मुझे। व्यापार और वाणिज्य में फर्क वो क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य क्या होगा, आर्थिक जीवन, लेन देन। व्यापार में क्या, अच्छा उस जमाने में व्यापार वाणिज्य की बात कर रहे हैं, तो उस जमाने में क्या वाणिज्य किस बात पर डिपेंड होगी। इस समय हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं ना, है ना। वाणिज्य में मेनली आर्थिक एक्टिविटी रहती है। आर्थिक एक्टिविटी में आप लोग क्या लाओगे, अपने व्यापार को आप बढ़ा रहे हो, तो व्यापार अगर स्टैब्लिश कर रहे हो तो आपको क्या क्या जरूरत होगी, मुझे ये बताओ। उस समय धन था नहीं,
की जरूरत है ही। भूमि की जरूरत तो है ही। उसके बाद शिल्पी की जरूरत होगी, चलो कारखाने की जरूरत होगी, कारखाने चलाने के कारखाने वही चीज आपका क्षेत्र आ गया, एरिया जहाँ पर आप बनाओगे। इसके अलावा और क्या जरूरत होगी? बिजली की जरूरत है। लेबल, लेबल नहीं लगाओगे? आजकल लेबल लगा रहे हो ब्रांडेड, लगता है कि नहीं? लग रहा है ना? पेटेंट जिसको कहते हैं, पेटेंट लेंगे ना, मोहर है ना, तो मोहर लेंगे तो मोहर भी आपका किस में आ जाएगा? एक तरह सा पेटेंट हो जाएगा। कौन सा सामान जा रहा है, हम कौन सा व्यापार कर रहे हैं, और इस कोठरी में अब उस समय तो आपके कंटेनर वगैरह नहीं चल रहे होंगे इतने बड़े बड़े, कैसे चलता होगा? कपड़े में वो सामान बांधा और ठप्पा छिपा लगा दिया, और वो ठप्पा लगाने का काम कौन कर रहा है आपकी? ये क्या है आपकी? मोहरे हैं, इनसे मोहर इनसे मोहर लगेंगी। और मेहर जो मोहर होती थी, हाँ बिल्कुल सेम समझ लो, वैसे ही है। मोहर किसकी बनी होगी आपकी? सेरेमनी की। अब वाणिज्य में सबसे पहले आप देखोगे वहाँ की जो वाणिज्य स्थिति बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? अधिकतर बहुत ही अधिक मात्रा में क्या मिली है आपकी? मोहरें मिली हैं। जहाँ से कोई मोहरें मिल रहे हैं या कारखानों के साक्ष्य मिल रहे हैं, तो आप क्या अंदाज लगाओगे? वहाँ पर व्यापार हो रहा होगा, वाणिज्यिक सिस्टम हो रहा होगा ना, हो रहा होगा कि नहीं? व्यापार की एक्टिविटी हो रही होगी। अब आप मुझे बताओ ट्रेड आप कैसे करते हो? अरे वस्तु विनिमय तो होता है। व्यापार के 3 प्रकार अभी वो है कि नहीं है हमारे यहाँ, या एक ही तरह से व्यापार करते हैं? नहीं, कैश वाला नहीं, इंटरनल, ठीक है। दूसरा एक्सटर्नल और लोकल, लोकल है कि नहीं है? इसी तरह की यहाँ पर भी क्या है, 3 तरह से व्यापार हो रहा है। एक आपका हो रहा है लोकल क्षेत्रीय व्यापार, एक आपका हो रहा है इंटरनल, एक हो रहा है आपका एक्सटर्नल। समझ में आ गया? लोकल यहाँ लिख दो, क्षेत्रीय हो रहा है, आंतरिक हो रहा है, और बाह्य हो रहा है ना? इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ट्रेड, इसको कहेंगे नेशनल ट्रेड, इसको कहेंगे लोकल। अब लोकल ट्रेड में क्या हो सकता है? आप अपने स्तर से सोचो, अगर हम लोकल ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, लोकल स्तर पे करेंगे, तो हमें किसकी आवश्यकता होगी? एक साधन होना चाहिए माल को इधर उधर पहुंचाने का। वो साधन हमारे क्या होगी? बैलगाड़ी हो सकती है ना? बैलगाड़ी में सामान्य में पहिया लगा होगा, और पहिया कैसा होता होगा? ठोस पहिया होता होगा, लकड़ी का नहीं होगा, पत्थर का होगा, पत्थर का या धातु का। समझ में आ गया? ऐसे हो सकता है पत्थर का बना दिया और ऊपर से उसको धातु से क्या कर दी होगी? कवर कर दिया। अभी ऐसे कोई पहिए के साथ मिले नहीं, जो दिखाया था वो भी क्या है आपका? पत्थर के पहिए होते थे। तो बैलगाड़ी मिली है ना आपको? सुन लो पल्लवी, बैलगाड़ी मिली डैमाबाद से, तो इसका मतलब है वहां पर बैलगाड़ी बनाई गई है। तो व्यापार के काम में क्या है, कुछ हो रहा होगा आपका? बैलगाड़ी। समझ में आ गया? तो जो क्षेत्रीय व्यापार हो रहा होगा वो बैलगाड़ी से हो रहा होगा, और जो आपका आंतरिक व्यापार हो रहा होगा वो भी बैलगाड़ी से हो रहा होगा। पर जो इंटरनेशनल हो रहा होगा वो कैसे हो रहा होगा? जहाजों से। उस जमाने में जहाज नहीं थे? थे। लोथल के बारे में सुना है ना? आप ऐसे सुन लो, लोथल से क्या मिला है? लोथल से यही मिली है, मोहरें। मोहरें मिली है, उन मोहरों पे नाव और जहाज के चित्र बने हैं। नाव और जहाज के चित्र बने, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? वो उससे संबंधित थे, उसके बारे में जानते थे। मैंने क्या कहा? मैं पल्लवी को जानती हूँ, पल्लवी का फोटो मेरे पास है, तो मैं पल्लवी से परिचित भी हूँ, और पल्लवी का चित्र मेरे पास है भी। तो यहाँ पर क्या है, जब नाव है तो नाव से परिचित भी थे, उसका उपयोग किसमें होता है, और दूसरा जब उसका फोटो बनाया है तो उसको जानते भी हैं। तो यानी कि जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, आज कर रहे हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड, किससे करते हैं? जल मार्ग से कर रहे हैं ना? तो आप ये सोचो, आपके पेपर में इसी तरह की चीजें पूछी जाएंगी कि मतलब प्राचीन सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता
वर्तमान स्थिति से कैसे सिमिलर है या हमने उससे क्या सीखा है। तो आप ट्रेड देख रहे हो, हमने उससे कुछ सीखा कि नहीं। उन्होंने समुद्रिक मार्ग से क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, स्थल मार्ग से भी ट्रेड कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको मैप दिखाया था, ये देखो, ये हड़प्पा है। अब आप यहाँ पूरा मैप तो इसमें नहीं आ रहा है, दूसरा खोल दो। जहाज के आस-पास में ये भी नहीं, पानी वाले यार और कौन से जहाज हवाई जहाज वाले मैं थोड़ा सा यहाँ से भी दिखा देता हूँ। बात नहीं करो। शरण, थोड़ा यहाँ देखो। अरे देखो, ये मिस्र दिख रहा है ना, ये मिस्र दिख रहा है, और मिस्र के पास ही आपकी क्या है, ईरान, इराक के पास। ये कौन सी आपकी मेसोपोटामिया, ये नील नदी घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और ये आपकी यहाँ पर क्या आ रही है, पूरा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार हो रहा है, लोथल यहाँ है ना, गुजरात के पास, ये रहा लोथल। लोथल और कौन सा था ये गुजरात के पास, दूसरा सुल्ताने ना, सुल्तानडेटोर। ये तो सुल्तानडेटोर भी क्या है, एक आपका बिल्कुल समुद्र के पास है ना, तो बंदरगाह क्षेत्र है, जैसे लोथल है। अब यहाँ से व्यापार करा तो आप इधर गए, यहाँ से व्यापार करा तो आप इधर गए, जल मार्ग से व्यापार करोगे, स्थल मार्ग से व्यापार करोगे तो ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे, समझ में गए। तो विदेशी व्यापार के साथ मिल रहे हैं, वो मैंने पहले ही बताया था। हम किस पे, जो हमें मेसोपोटामिया से क्या मिली है, मुद्राएं मिली हैं, या हड़प्पा से कुछ मिला है, तो हमने सिमिलरिटी देखी ना। अब हम उस सिमिलर के बेस पर ये कह रहे नहीं, मेसोपोटामिया की सभ्यता क्या, मेसोपोटामिया के लोग क्या हो गए, धीरे धीरे आगे बढ़ के कहाँ पहुंच गए, हड़प्पा पहुंच गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ट्रेड है, अब जैसे आप लोग मोमोज पसंद कर रहे हो ना, पसंद का मतलब ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल पसंद कर रहे हो, है ना, मोमोज खा रहे हो। अब मोमोज यहाँ का फूड तो नहीं है ना, चाइनीज है ना, चाइनीज। तो ये कैसे आया है, ट्रेड से आया ना, ट्रेड से तो आया ये चीज, एक व्यापार से आया। ये नहीं है कि हम चीन के लोग यहाँ पर आके बस गए और यहाँ पर कोई चीज बनाने लगे, खाना खाने लगे। ऐसा सुनो, साउथ इंडिया, इंडिया में चलो दूर ना जाओ, इंडिया ही देखो, साउथ इंडिया में अधिकतर इडली सांभर डोसा बनता है ना। अब यहाँ पर भी क्या बन रहा है, बन रहा है। तो ये चीज पे क्या हो रही है, जब आप एक दूसरे के संपर्क में आए, कनेक्टेड हुए, तो आपने उनका क्या करा, कल्चर एडॉप्ट करा, कुछ ना कुछ उनसे चीजें सीखी और वो चीज अपने में ढाल ली। समझ में आया। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारी ही संस्कृति है। जैसे इतिहासकार क्या कर रहे हैं, कुछ सिम्टम्स देखिए और उनको कह रहे हैं नहीं मेसोपोटामिया से लोग आए और यहाँ पर आके बस गए। तो ये चीज क्या है, प्रूफ एकदम एक्चुअली प्रूफ नहीं हो रही, क्योंकि अब हमें क्या मिल रहा है, ट्रेड के साथ मिल रहा है ना। तो हो सकता है व्यापार हो रहा है, व्यापार के साथ ही साथ इनकी क्या होगी, एक दूसरों की संस्कृति का हमने थोड़ा थोड़ा आदान प्रदान कर लिया है ना। उनके तरह के घर बनाने लगे या उनके तरह से क्या करने लगे, हम लोग रहने लगे, मोहरे वगैरह चीजें बनाने लगे। तो हो सकता है कि यहाँ से मोहरे उधर चली गई या वहां से चीजें उठ के इधर आ गई। तो ये क्या हो गया, ये सिम्टम्स है, क्या दिखा रहे हैं, ट्रेड को तो प्रूव कर रहे हैं कि हो सकता है इनके बीच में ट्रेड हो, पर ये नहीं कह सकते हैं कि वो कल्चर उठ के सीधे यहाँ पर आ गया और बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं ना, ट्रेड का वो समझ गया ना मार्ग। आप देखो, मैंने आपको बताया था, उद्योग धंधे बता रही थी ना, उद्योग बताए थे, वस्त्र की बात करी थी, वस्त्र बताए थे, कपास सूती वस्त्र बहुत ज्यादा बन रही है, बताई थी ये बात की नहीं, याद है कि नहीं, क्या भूल गए, भूल गए, याद है, कपड़े का मिला था। चलो जब तक ज्वेलरी देखते रहो, अब मैं बताती रहूँ। ज्वेलरी चली गई, किसने बाव करी थी,
व्यापार में हम क्या ले सकते हैं? बहुत छोटे स्केल पे सोचना, अपनी दैनिक चीज लेके आना है ना क्षेत्रीय व्यापार में। फल फ्रूट्स हो गए, साग सब्जी हो गई, है ना, हो गए कि नहीं? अब ये व्यापार में क्या करते हैं, सब्जी वाला रोज आपके पास आता है, खेत से क्या होता है, सब्जी काटी और उसको क्या मंडी पहुंचा दी। मंडी नहीं पहुंचाई तो क्या है, आपको ले घूमने, उसके बदले में क्या लेता है वो आपसे, मुद्रा ले रहा है। सेम क्षेत्रीय व्यापार में क्या होगा, गांव से लोग क्या लाएंगे, अपनी जो फसल करी है उसको काटेंगे या तो वो मंडी पहुंचाएंगे, क्योंकि अन्नागार है तो इसका मतलब क्या है, वहां पर खाने का स्टोर, यानी कि आपके जो अन्न है वो स्टोर किया जा रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरह की समझ में मंडी वगैरह होगी। जैसे आप अपनी मंडी है, मंडी में धान चले जाते हैं, फिर वहाँ धान की कुटाई होती है, चावल बनते हैं ना, मंडी में अरे मील में कैसे भी हो तुम लोग ना एक चीज, तो इस जमाने की बात करो, मैं थोड़ा सा उस जमाने को लेके चल रही हूँ एकदम, तुम लोग ना सुनते जाओ। फिर यहाँ पर क्या होगा, अब ये हमसे बदले में क्या ले रहे हैं, अभी मैंने कहा वो आपसे पैसा लेके जा रहे हैं, इनको भी क्या जरूरत होगी, अब क्योंकि वस्तु मिलते हैं, कैसे है, वस्तु का दाम बढ़ा हो रहा है, वो खाद्यान्न लेके आ रहे हैं गाँव से, कहाँ आ रहे हैं, क्षेत्रीय नगरों में आए हैं। अब नगरों में आके वो आपसे क्या ले रहे हैं, धातु की मुद्रा या धातु समाज, धातु ले रहे हैं, वस्त्र ले रहे हैं। अब आप लोगों ने ऐसे ही भी सुना होगा कई बार, आप पहले तो शहर में भी ज्यादा होता था, पुराने कपड़े दो और नए बर्तन ले लो, अभी भी होता है और बहुत कम होता है, तो होता है कि नहीं, बाल से भी है, आप बाल दीजिए, है ना, ये चीज है ना, बाल से भी होता है, बाल दीजिए और चीज ले लीजिए, तो ये क्या एक तरह का वस्तु मिलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ है, ये लोग क्या, आप बात नहीं करो, ये लोग क्या ला रहे हैं, गल्ला ला रहे हैं और गल्ले को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बदले में क्या ले रहे हैं आपसे, धातु ले रहे हैं और वस्त्र ले रहे हैं या और कुछ, व्रतधान्य के बर्तन भी ले जा रहे हैं। समझ में आ गई इतनी चीज? क्षेत्रीय व्यापार में यही होता था, और ये अपना सामान किस पे लाएंगे, बैलगाड़ियों में रख के लाएंगे। अब हम आंतरिक व्यापार की बात करें, आंतरिक व्यापार में आप ये समझते रहना, जब मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, ये सब क्या है, एक तरह से, पंखा बंद कर दूं, वो वाला, एक तरह से क्या है, ये प्रांत है ना। अब आप सोचो, प्रोजेक्टर ऑन कर दो बेटा, प्रोजेक्टर ऑन कर दो, ये प्रोजेक्टर का बटन है, तब्दील कर तो पंखा ही होगा। अब बात नहीं करो, अब ये सोच, मैंने क्या कहा, एक इंडिया है, इंडिया में कितनी स्टेट है, कितनी स्टेट्स है, बात कर रहे हो, अब सुन लो, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग तेलंगाना को नहीं जोड़ा है, जोड़ तो लिया बेटा, अभी मैं बताऊंगी कैसे क्या हुआ, तुम कंफ्यूज हो ना, तो कंफ्यूज है बता रही। अब मेरी बात सुन लो, क्या ये बताओ, हम स्टेट से स्टेट का ट्रेड नहीं कर रहे, करते हैं ना, तो यहाँ पर भी तो क्या हुआ, अभी मैंने क्षेत्रीय व्यापार बताया, क्षेत्रीय व्यापार मतलब अपने ही क्षेत्र में गाँव वाले सब्जी लेके आए, मंडी में लाए और बेच दी, या सब्जी का ठेला लगाया, आपके घर आकर आपको बेच दी, ये आपका क्षेत्रीय व्यापार हो गया। दूसरा आपका हो गया आंतरिक, यानी कि आंतरिक स्टेट को स्टेट, मोहन का हड़प्पा के साथ, हड़प्पा का कालीबंगा के साथ, ऐसे हो सकता है व्यापार। तो ये जो व्यापार होगा वो किसके साथ होगा, आपका आंतरिक व्यापार इसमें आएगा। इसमें भी साधन क्या रहेगा, क्योंकि भैया उस समय कार थी ना, कुश्ती क्या थी आपकी, बैलगाड़ी, बैलगाड़ी से क्या करते थे, अपना सामान लेते थे, बदले में क्या ले रहे हैं, चीज। अब यहाँ पर बदले में हो सकता है वो कच्चा माल, अब गाँव में क्या पता है, मोहरे बनाते हो, है ना, तो कच्चा माल तांबा ले रहे हो, तांबा कहाँ से लेंगे, खेतरी से लेंगे, खेतरी कहाँ पर है, राजस्थान में। सोने की खान कहाँ पर है, कर्नाटक, नाम बताओ, कोलार हट्टी, है ना, कोलार हट्टी, यानी कि सोने की जरूरत है तो कोलार हट्टी से ले रहे हैं, और तांबे की जरूरत है तो किससे ले रहे हैं, आपके खेतरी राजस्थान से। टीन यहाँ पर है तो टीन कहाँ से ला रहे हैं, अफगानिस्तान से मंगवा रहे हैं, बलूचिस्तान से मंगवा रहे हैं, ये चीजें कहाँ पर आ रही हैं, आंतरिक में आ रही है, क्योंकि ये हम हड़प्पा कहीं तो पढ़ रहे हैं, बलूचिस्तान में पढ़े तो हड़प्पा ही में आया है ना, अफगानिस्तान के भी दो नाम बताए थे, कहाँ पर है, हड़प्पा में मिल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो
अब हम करेंगे इंटरनेशनल यानी कि एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल करेंगे वो हम दूसरी सभ्यता के साथ करेंगे, और वो दूसरी सभ्यता कौन सी आपकी होगी? मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता। साक्ष्य जो मिले हैं चीन की सभ्यता में क्या थी? पैकेट चल रही थी, पर चीन की सभ्यता के साथ हमने कोई भी व्यापार नहीं किया है, क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य मिल नहीं रहे हैं, तो हमने व्यापार किया ही नहीं है। साक्ष्य मिलते तो हमने व्यापार किया था। अब हम व्यापार कर रहे हैं ना चीन के साथ। अच्छा, उस जमाने का व्यापार इस समय बताओ, हमारा जो व्यापार है चीन के साथ प्रॉफिट में है या लॉस में है? चीन के साथ हमारा व्यापार कभी प्रॉफिट में नहीं रहता है, लॉस में ही रहता है। क्यों? हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। अब इस समय आप व्यापार देख लो, हमेशा हमारा क्या है? प्रॉफिट में रह रहा है, यानी कि हम चीजों का निर्यात ज्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। भाई प्रॉफिट कब होगा? जब आप चीजों को मंगवाओगे कम और भेजोगे ज्यादा। तो यहाँ भेज ज्यादा रहे हैं और मंगवा कम रहे हैं, तो आप सोच लो उस जमाने में ट्रेड कितना उच्च रहा होगा। समझ सकते हो, कल्पना कर सकते हो उस जमाने के। आज हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा है, उस जमाने में चीन के साथ व्यापार भी नहीं करते थे। उसमें पॉपुलेशन भी तो कम थी, इसमें पॉपुलेशन इतनी। हाँ, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 90% है पॉपुलेशन में, ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी की बात है, सबसे ज्यादा हमारा ट्रेड कहाँ बेकार हुआ? जब अंग्रेज आ गए और हमने क्या कर गए? हमको सिर्फ ऐसा बता रहे कि आप क्या हो, मूर्ख हो, बेवकूफ हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता है ना। और हमसे क्या चीजें, हमसे सारी चीजें सीख के अपने देश में क्या कर दी? अप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर व्यापार के जो साक्ष्य मिलेंगे, आप मुझे बताओ आपको जो साक्ष्य मिलेंगे वो कैसे मिल सकते हैं? व्यापार के साक्ष्य दो तरह से मिल सकते हैं, पुरातात्विक और अभिलेख। मिलेंगे कि नहीं? पुरातात्विक और अभिलेख। जो हमारे बाहर व्यापार है वो मिले हैं तात्विक और अभिलेख। अभिलेख में सुन लो, लिपि जो मैंने बताई थी आपको कैसी है। लिपि दो तरह से है। हम लोग अब कैसे लिखते हैं पहले ये मुझे बता दो। चलो लिपि को बाद में बताऊंगी, पहले ये क्लियर कर लेते हैं, है ना। पहले ये बता देते हैं पुरातात्विक में क्या हुए। जो चीजें आपको खुदाई से मिली, जो चीजें आपको खुदाई से मिली वो पुरातात्विक साक्ष्य, और जो आपको लिखी हुई मिली वो क्या है? अभिलेख साक्ष्य। उस समय ऐसा तो नहीं था जब शिलालेख या आपके किस पे लिखा है, स्तंभ लेख, ऐसे कुछ नहीं था। किस पे लिखा जाता था? मैंने साइन बोर्ड बताया था, ताम्रपत्र भी नहीं आए थे उस समय। भोज के पत्र भी नहीं थे। भोज के पत्र आप पढ़ोगे जब यहाँ पर मैं बताती हूँ, उस जमाने में नहीं थे। नहीं, उस जमाने में क्या था? लकड़ी का बोर्ड, लकड़ी के बोर्ड पे खांचा काटा, और खांचा काट के उसको क्या किया? सेल खड़िया सफेद चूने से उसको फिलअप कर दिया। वही लिखने की क्या थी? इनकी परंपरा थी। अब यहाँ पुरातात्विक में आपको मौर्य मिलेंगे, मुद्राएं मिलेंगी। मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? पुरातात्विक में मौर्य, मुद्राएं, और आपके एक पत्थर है, पत्थर का नाम देखो भी, हरिताभ। ये मैंने अमिताभ जी के नाम से याद करा है। कोई चीजें याद करने के क्या क्या चीजें पड़ती हैं। हरिताभ, हरिताभ नाम का पत्थर है। इस पत्थर पे क्या बना होता है? चटाई की जैसे बुनाई होती है। चटाई की बुनाई देखिए, चटाई कैसे बुनी होती है ना। सेम तरह से ये पत्थर बुना हुआ था, और ये हाँ बुनी हुई थी ना। सेम हरिताभ पत्थर पे क्या मिला है? हरिताभ पत्थर पे बुनी हुई चटाई के डिजाइन मिली है। और ये कहाँ से है? ये मेसोपोटामिया का पत्थर है। हाँ, और मिला कहाँ है आपको? हड़प्पा से मिला है। मेसोपोटामिया का पत्थर है हरिताभ। मिला कहाँ से? और मेसोपोटामिया में क्या मिली है आपकी? मोहरे, मुद्राएं। किसकी मिली है? हड़प्पा की मोहरे और मुद्राएं कहाँ मिली आपकी? मेसोपोटामिया में। ये सब क्या है आपके? पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जो मोहरे मुद्राएं मिली है कहाँ मिली है? मेसोपोटामिया में। और मेसोपोटामिया में मिली है तो किसकी है वो? हड़प्पा, है ना, हड़प्पा सभ्यता की। तो यही बात तो वो कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि जो आपके व्यापार है, जो मुद्राएं यहाँ मिली, सेल मुद्राएं कहाँ मिल रही हैं? मेसोपोटामिया में। तो ये ट्रेड से तो गई, आपने ये कैसे कह दिया कि कल्चर है, कि वहां से कल्चर उठ के सीधे यहाँ पर आ गया और यहाँ बहुत विकसित हो गया। ट्रेड भी एक बेनिफिट है ना, ट्रेड से भी हो सकता है ना। तो ये क्या है? ट्रेड के जो साक्ष्य है, इनके बीच में क्या है?
ट्रेड हो रहा है। अब जैसे इस समय क्या है, हम लोग इंडिया में व्यापार है, इंडिया सबसे ज्यादा व्यापार किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। और प्रॉफिट में है लॉस में? प्रॉफिट में। अमेरिका के साथ हमेशा प्रॉफिट में, चीन के साथ हमेशा लॉस में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो व्यापार किससे कर रहा है? हड़प्पा मेसोपोटामिया कर रहा है, सबसे ज्यादा इससे करता था। सबसे ज्यादा किससे कर रहा है? मेसोपोटामिया से। और व्यापार में यानी कि निर्यात क्या कर रहा है वो चीज देख लो। निर्यात में सूती वस्त्र बेचता है, लकड़ी की इमारतें बेचता है, जानवर बेचता है। ये मत कह देना मैडम ये चीजें भी रहती, उस जमाने में यही चीजों का व्यापार होता था। कौन से? सूती वस्त्र है, लकड़ी की इमारतें हैं, सूती वस्त्र। मेसोपोटामिया के साथ जो निर्यात करता था, यानी कि जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है आपका? हड़प्पा। हड़प्पा शब्द लिखो, चाहे सिंधु घाटी शब्द लिखो, चाहे प्रथम नगरी क्रांति लिखो, कुछ भी लिखो, नाम सबके यही हैं। निर्यात करने वाली वस्तुएं हैं आपके सूती वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र के साथ इमारतों में यूज करने वाली लकड़ियां, पशु पक्षी, आभूषण। ये चला नहीं, ऑन करो इसको। ठीक है बेटा। आयातित में क्या है? हरिताभ पत्थर। क्या मंगवा रहे हैं? सिर्फ उससे हरिताभ पत्थर मंगवाए हैं। और साक्ष खाने में आपके आयात में क्या होता है? हरिताभ पत्थर इससे मंगवाए मेसोपोटामिया। देखो जो अभिलेख के साथ मिले हैं, मेसोपोटामिया का कौन सा शासक था? सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन राजा का नाम था सारगोन। सारगोन का क्या था? अभिलेख था। इस अभिलेख में व्यापार के साथ मिल रहे हैं, नाम थोड़े अजीब हैं, वो नाम लिख लो। एक है, नाम लिख लो। अभी रुको बता रही हूँ। देखो ये दो शहरों के नाम हैं, जो इनके अभिलेख में दो शहरों के नाम लिखे हुए हैं। क्या है? मुलेरु मुलुहु और क्या है? दिलमुन। ढाई तो बोलते हैं ना इसको, ढक्कन वाला ढा। हाँ, तो ढक्कन वाला ढा दिलमुन। हवाई ज्वेलरी अभी लिखनी नहीं है, बस देख लो। देखो जो मेहुल नाम है ना, मेहुल नाम की समानता करी जाती है। उस जमाने में मेहुल किसको कह रहे होंगे? सिंध को कह रहे होंगे। उस जमाने में मेहुल किसको कह रहे होंगे? सिंध को कह रहे होंगे। अब सिंध आपको पता है कहाँ है? कहीं मेहुल लिखा है, कहीं महूल लिखा है। जहाँ से मैंने पढ़ा वहाँ मेहुल लिखा है। ठीक है। और ये क्या है? ढिनमुन फारस की खाड़ी सुना है? फारस की खाड़ी के पास कौन सा है? बहरीन नाम का देश सुना है ना? फारस की खाड़ी में बहरीन देश ऐसे हल्का सा बना हुआ है, याद है? देखो मैप में बहरीन देश नाम सुना? बहरीन का नहीं? हाँ, तो ये ढिलमुन जो है वो बहरीन देश है। उसकी क्या है? समानता करी चाहिए बहरीन से। इनके अभिलेख में ये दो देशों के साथ व्यापार के नाम मिले हैं। किसमें? अभिलेख में। अब
बिस्किट मम्मी ना फेमस है ना। यस मैम। तो यहाँ पर क्या मिला है, एक छोटी सी मम्मी मिली है, मम्मी एक छोटी सी मम्मी मिली है। कहाँ पर आपके लोथल में, लोथल में क्या मिली है मम्मी। अब मम्मी मिली है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि मिस के साथ क्या हो रहा है, इनका व्यापार हो रहा है। अब हम बात करेंगे लिपि की। पहली बात, इनकी लिपि कैसी है, इनकी लिपि कैसी थी, चित्रात्मक थी ना। और अधिकतर किसका उपयोग हो रहा है, अभी दिखाई थी लिपि सिंपल यू का। हाँ, हम लोग कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। हम लोग कौन सी गणित क्या है? लिखते तो सेम हो ना, हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो। हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं। लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट यानी कि इधर से हम उल्टे से सीधा। हाँ, उधर से बाएं को कैसे लिखते हैं, देखो ये बायां है, ये दायां है कि नहीं उल्टे से है। सीधा। हाँ भाई, एक ही बात। वही था, लेफ्ट से राइट, वही था, उल्टे से सीधा। ये पहले लेफ्ट राइट से लेफ्ट से खत्म हो जाता है, फिर लेफ्ट से राइट। देखो हम लोग कैसे लिख रहे हैं, पहले हम लोग इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट। लेफ्ट से राइट। पर इन लोग कैसे ये लिखते थे, राइट से लेफ्ट। जैसे क्या लिख रहे हैं उर्दू, फिर कैसे लिख रहे हैं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। प्रोग्राम नहीं है यहाँ पे। हाँ, यानी कि कैसे, हाँ, पर लिखने का तरीका क्या है, हम लोग लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट पे खत्म करते हैं, फिर लेफ्ट पे आते हैं, फिर राइट पे इनका खत्म बिल्कुल करते लास्ट में खत्म होता हैं। है। इनका क्या होता है, यहाँ से लिखना शुरू करा और ऐसे लिखते चले गए, बिल्कुल लास्ट तक जहाँ लास्ट तक में जहाँ पर खत्म हो रहा है वहाँ पर खत्म कर रहे हैं। अब इस लिपि को क्या कहते हैं, नाम बता दो मुझे। इस तरह की लिपि को क्या कहेंगे, बहुत सब नाम है। उसको फिर उसको फेडन। ये लिपि यही है, राइट से स्टार्ट होगी, लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मैं इसको गौमुद्रिका लिपि को हाँ, हिंदी में गौमुद्रिका लिपि, हिंदी में नाम है इसका। ये इंग्लिश का था। हाँ, तो इंग्लिश का नाम ये इंग्लिश का नाम है और ये हिंदी का नाम है। अभिलेख में जो लिपि मिली है वो कौन सी मिली है इनकी, ये वाली मिली है। बाकी जो मोहरों में मिली है वो कैसी मिली है, चित्रात्मक मिली है। ठीक है, अब मोहर की एक बात सुन लो, अब यहाँ पर मोहर की एक बात सुन लो। मोहर साहित्य से बात है, किसके लिए बन रही है, ट्रेड के लिए बन रही है। तो एक तरफ क्या होता था, इनके लिखा हुआ होता था, जो ये चीज लिखी है चाहे वो कुछ भी लिखा हो। दूसरी तरफ क्या होता था, जो सामान बेचा जा रहा है उसकी मोहर, कि हम इस पोटली में कौन सा सामान बेच रहे हैं। अगर हम क्या बेच रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं तो हमने किसकी मोहर लगाएंगे, ज्वेलरी की। अगर हम जानवर बेच रहे हैं तो जानवर की लगाएंगे। ठीक है, अगर हम क्या बेच रहे हैं, वस्त्र बेच रहे हैं तो वस्त्र की लगाएंगे। समझ में आ गई, एक तरफ मोहर लगी होगी, दूसरी तरफ लिपि लिखी होगी, दोनों साइड की मोहर लगती है। जैसे अब आपका फोटो स्टेट होता है ना, आधार कार्ड का एक तरफ आपका फोटो, पीछे आपका एड्रेस, दोनों चीजें है ना। आपका फोटो यानी कि आप कौन है, एड्रेस यानी कि आप कहाँ रहते हैं। तो सेम चीज है, फोटो या आप क्या बेच रहे हो और लिखा हुआ कि कहाँ से आया है, किसने भेजा है, वो पूरा डिटेल। जैसे आप बेचते हैं, इतना माल है गठरी में, इतने क्या है, इतनी क्वांटिटी में बेचा है, और क्या है इसने, जो भी चीज बेच रहे हो वो सब चीजें। अगर हम वस्त्र बेच रहे हैं, पूरा मैटर लिखा होता था, यानी कि इतनी क्वांटिटी में हम बेच रहे हैं, 10 क्वांटिटी है तो 10 है, और क्या साइज है। जैसे आप कपड़े आते हैं बच्चों के, मान लो एक व्यापार हम कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, गारमेंट्स का कर रहे हैं। तो हमने क्या मंगवाया है, कंपनी से कपड़े मंगवाए हैं। तो उसने क्या किया कि इस साइज के हैं, एक्सेल भी है, मीडियम भी है और स्मॉल भी है। और इस एक्सेल के कितने पीस है, 10 पीस है, मीडियम के कितने पीस है, 20 है। तो सेम कंडीशन
कंप्लीट हो जाएंगे। ये देख के बताओ कैसी लग रही है? आलो, ये मोर देख के बताओ कैसी लग रही है? आपके एक इतिहासकार है, ये पुरातात्विक है मैके। मैके है वो मार्शल है। उन्होंने इनके बारे में कुछ कल्पना करके, अब आप लोग देखो कल्पना करो कैसे बनेंगे। क्योंकि हड़प्पा से ये मोहर मिली है, ये बहुत फेमस है। जैसे मैंने वो उनकी बताई थी ना, पत्थर की मूर्ति मिली है, वो फेमस है। नृत्य की फेमस है। ये भी क्या है, हड़प्पा से मिली और ये बहुत फेमस है। क्योंकि इसको आप इसमें भी पढ़ोगे मोहर में, और किसमें पढ़ोगे आप, जब इनका धार्मिक जीवन पढ़ोगे उसमें भी पढ़ोगे। अब ये बताओ, आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि एक योगी महाराज है, मेडिटेशन कर रहे हैं, ना मेडिटेशन। और फिर यहाँ देखो कौन कौन दिख रहा है आपको, ये बाघ दिख रहा है क्या? एक बाघ दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, हिरन या बैल समझो, बैल है। फिर ये क्या है, एक सींग वाला गैंडा, और फिर क्या है ये हाथी है। और यहाँ देखो ये दो हिरन दिख रहे हैं, हिरन। तो ये जो प्रतिमा है किसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं पशुपति की। ये किसकी प्रतिमा है, पशुपति की। अब शांत जाओ, पी ले लो जाके। इस पशुपति की जो प्रतिमा है उसकी आज की कल्पना करी है आदि पुरुष। इसको हम क्या कह रहे हैं, जो आपके मैके और मार्शल है, इन्होंने इनको क्या है, आदि पुरुष। कौन है ये, आदि पुरुष है। और आदि पुरुष आज की कल्पना कर रहे हैं तो भगवान शिव। किससे कर रहे हैं इनकी, भगवान शिव। आदि पुरुष भगवान शिव से क्या कर रहे हैं, इनकी कल्पना कर रहे हैं। कि जैसे भगवान शिव के आप लोगों ने वो नहीं देखी मूर्ति कैसे होती, नंदी भी है उनके पास, है ना, और शेर की छाल पर बैठे हैं, और कैसे बैठे, शेर नाक सब कुछ है। जब इनका धार्मिक जीवन पढ़ोगे ना, तब ये सब चीजें पढ़ोगे। तो पशुपति की तो वो मिली मोहर, कहाँ से मिली आपके, हड़प्पा से। मैके और मार्शल ने क्या बताया, ये आदि पुरुष है। और ये आदि पुरुष वर्तमान में कौन से भगवान से उनको मिलाया है, भगवान शिव से। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पशुपति की पूजा करते हैं। और पशुपति वर्तमान में कौन है, भगवान शिव। क्लियर हो गया, वाणिज्य व्यापार समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे इनकी धार्मिक स्थिति पर। धार्मिक स्थिति में पहला तो मैंने बता दिया किसकी पूजा कर रहे हैं, भगवान पशुपति की। पशुपति की प्रतिमा कैसी है, इस तरह की है। ये मैंने सारी चीजें जो आपको दे रही हूँ यहाँ पिक्चर में दिखा रही हूँ, सारी चीजें आपकी क्या है, नोट्स में लिखी हुई है। जो मैंने क्या बताया, हिरन बताया, बाघ है, और क्या है आपका बैल है, हाथी, और ये सब चीजें हैं क्या है। और ये किसके पेड़ के नीचे बैठे हैं, किसके पेड़ के नीचे बैठे हैं, बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए, समाधि लगाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद ये मातृ देवी की पूजा करते हैं। पहले होगी पशुपति की पूजा के साथ में है मातृ देवी। मातृ देवी को ये जननी के रूप में देखते हैं। हाँ, हड़प्पा कहो, सिंधु कहो, कुछ भी कहो, मातृ देवी को कहेंगे ये जननी देवी है। प्रकृति होती है ना, प्रकृति क्या है, ये पृथ्वी की देवी की तरह पूछ रहे हैं। पृथ्वी क्या कर रही है, पृथ्वी पौधों को जन्म देती है ना, पृथ्वी जननी है, किसको जन्म दे रही है, पौधों को। इसी तरह ये मातृ देवी है। जिस तरह पृथ्वी देवी क्या कर रही है, पौधों को जन्म देती है, इस तरह ये है जननी देवी है। इनकी भी मूर्ति कहाँ मिली आपकी, हड़प्पा से। इनकी मूर्ति है मेरे पास, अगर लिखती हूँ दिखा दे रही हूँ, लाई हूँ, अगर मिल जाती है। ये देखो, मातृ देवी की मूर्ति है ये वाली। इनको क्या है, जननी के रूप में देखा है। गर्भ से पौधा निकलते हुए है, पर इस पे वो क्या है, मैंने खंडित बताई है ना। मातृभूमि की जो मुझे मूर्ति नेट पे दिखी वो यही दिखी, वो वाली मैं बहुत सर्च करके
क्रे की मुझे वो मिल जाए, तो ताबी से पौधा निकलता हुआ दिखाया है, वो चीज नहीं मिली। और यहाँ पर एक मुद्रा में ऐसी आई है, सुनो कैसा है, जिसको उन्होंने क्या है मातृ देवी की बलि के रूप में दर्शाया है। अब बलि कैसे दी जा रही होगी, एक आदमी क्या है मुद्रा में बनाया है, एक आदमी क्या लिए खड़ा है, खड़ा तलवार लिए खड़ा है, मातृ देवी नीचे बैठी हुई है। तो ऐसी प्रतिमा जो मुद्रा में मतलब मोहर में जो ऐसी प्रतिमा है उसके साथ मिल रहे हैं कि क्या दिखा रहे हैं, बलि दिखा रहे हैं। किसकी दिखा रहे हैं, मातृ देवी की बलि। समझ में आ गया, लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो आपके नोट्स में सब लिखा हुआ है। मातृ देवी की पूजा हो गई। अब इसके बाद ये लोग प्रकृति की पूजा करते होंगे या नहीं, आप लोग करते हो प्रकृति की पूजा? प्रकृति में कौन सा रूप की पूजा कर रहे हो बताओ? जैसे वृक्ष हो गया, पेड़ों की कर रहे हैं ना, तो ये भी क्या करते हैं, वृक्ष की पूजा करते हुए हैं। यानी कि ये लोग भी क्या कर रहे हैं, आपके वृक्ष की पूजा कर रहे हैं। क्या आप पशुओं की पूजा करते हैं? कौन से पशु की पूजा कर रहे हैं? गाय की, नाग की करते हो? नाग पशु के नाग की पूजा होती है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, नाग पूजा भी होती थी, वृक्ष पूजा भी हो रही है, ठीक है, वृक्ष पूजा भी हो रही है, नाग पूजा भी हो रही है। उसके साथ क्या अग्नि पूजा करते हैं? अग्नि की पूजा हो रही है, कैसे हो रही है बताओ? अग्नि पूजा यज्ञ हवन से है ना। इसके साथ कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदिकाएं मिली है। कहाँ से मिली है अग्नि वेदिकाएं? हवन कुंड लोथल से और कालीगंगा से मिले हैं। इनके साथ लोथल और कालीगंगा से क्या मिल रहे हैं आपको, हवन कुंड और अग्नि वेदिकाएं मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये है अग्नि वेदिकाएं मिल रही है, तो अग्नि का क्या कर रहे होंगे, आवाहन है ना, अग्नि का आवाहन करके क्या करते होंगे, अनुष्ठान करते होंगे। इसके साथ में क्या मिल रहे हैं, अग्नि पूजा के भी मिले हैं, नाग पूजा के भी मिले हैं और आपके वृक्ष पूजा के भी मिले हैं। इसके साथ एक और करते थे, लिंग और योनि की पूजा भी ये लोग करते थे। और लिंग और योनि की पूजा जो करते थे वो भी किससे करते थे, प्रजनन, ठीक है, प्रजनन की देवी के रूप में उसकी पूजा करी जाती थी। इसके भी साथ मिले हैं आपके कहाँ से, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अब ये बताओ, जादू टोना मानते होंगे ये लोग, भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास करते होंगे? आप लोग करते हो? नहीं करते हो? घर वाले कौन करते हैं? घर वाले करवा देते हैं, ऐसा कर लो, जैसे चाहे नहीं करो। अच्छा ये बताओ, ये कौन मानता है कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो थोड़ा सा रुक जाओ? करवाया जाता है। और इसमें छीन दिया है ना, अब इसमें छीन दिया है, रुक जाओ, ये सब क्या है, करते हैं ना, ये सब क्या है, अंधविश्वास होते हैं। जिसके साथ हो जाता है उसका विश्वास है, जिसके साथ नहीं होता उसका अंधविश्वास है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। जिस तरह से हड़प्पा मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है, खुदाई में क्या मिले हैं, ताबीज, अरे शांत हो जाओ, खुदाई में क्या मिले हैं, ताबीज, ताबीज मिले हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इनका अंधविश्वास का, भूत प्रेतों से बचने का। जैसे करवाते नहीं, अरे भूत प्रेत आ गया है, तो अब तो इतना कुछ नहीं है, पहले जमाने में बहुत होता था। नॉर्मली क्या होता था, देखो हाड़ फूक बहुत होती थी, मेडिसिन यानी का मेडिकल टेस्ट कोई नहीं करवाता था। अगर कोई दिमागी बीमार है तो किसके पास ले जाएंगे, बाबा के पास ले जाते थे, सुनवाते थे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे। होता था ना, अरे इस पे क्या हो गई है, भूत प्रेत आ गए हैं। अभी बालाजी वगैरह जाओ तो बहुत चीजें दिखेंगी। बालाजी मंदिर गए हो, कौन गया है, पहले कोई बालाजी, आज तक मैं नहीं गई हूँ। मैंने सुना बहुत तगड़ा होता है, जैसे वहाँ पहुँचते हैं पीछे से भागते भागते आते हैं, गेट से लोग हिलने शुरू हो जाते हैं ना। मैं नहीं गई हूँ, मेरे भैया गए हैं और वो बता रहे थे, मतलब इतना डर लगने लगता है कि आप कैसे लाइन में खड़े हो, वो कुछ करते नहीं है, साइड से निकल जाते हैं, हाँ चिल्लाते हुए निकल जाते हैं। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं है चीजें। वो लोग भी क्या करते थे, इस चीज पर विश्वास करते थे, भूत प्रेत पर भी विश्वास करते थे और जादू टोना पर भी विश्वास करते थे। इसके साथ
अंत्येष्टि देख लें, अंत्येष्टि दिखा दें। और दिख रहे हैं अंत्येष्टि? ये देखो, ये वाला सही है। देख रहे हो सामान रखा हुआ इनके साथ, खाने पीने का, यानी कि जो सामान रखा है इसका विश्वास ये लोग करते हैं कि पारलौकिक जीवन में क्या है, इनका एक सफर शुरू हो रहा है। सब लेके जाते हैं। अब जो इनका अंत्येष्टि होती थी, पूरी संपत्ति का नाम हाँ, 3 तरह से हो रही है। मैंने बताया था ना पसाड़ में 3 तरह की अंत्येष्टि बताई थी, बताई थी ना। तो यहाँ पे वहीं से है, मतलब वैसे ही सेम टाइप की है, बस क्या है थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। एक है पूर्ण अंत्येष्टि, पूर्ण समाधि। तीन तरह की है, पूर्ण समाधि, आंशिक समाधि और रह समाधि। आंशिक भी लिखा है, अभी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। अगर मैं इसलिए बात करूं, पूर्ण समाधि को ऐसे ले लो जैसे आज ठीक है, पारसी की बात करी थी ना, आजकल अंत्येष्टि जो उस जमाने में 3 तरह की होती थी, आजकल अगर हम बांटे तो ऐसे हो गया। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण में क्या होता था, जब इंसान मतलब बंदा मर जाता था, यानी कि उसकी डेड बॉडी को फिर क्या करते थे, हम दफना देते थे। और दफनाते थे तो कैसे दफनाते थे, उसके सामान के साथ, ठीक है। ये नहीं है कि उसको हमने छोड़ दिया, जैसे ही मरा गड्ढा खोदा और दफना दिया, और साथ में जो सामान को यूज कर रहा है वो सारे सामान क्या करते हैं, हमने इसको दफना दिए। लोथल में और दफनाने का तरीका देखो अलग अलग तरह का होता है सब। यहाँ पर क्या होता है, अभी मैंने दिखाया, शायद इसमें नहीं है, फोन में वो चीज पड़ी है। दफनाने का तरीका ये होता था, घुटने मोड़ देते थे, पैर क्या करते थे, मोड़ देते थे, और हाथ को भी ऊपर करके बांध देते थे। ऐसे करके उनको दफनाया जाता था। जो पूर्ण समाधि में जो समाधिकरण होता था, पूर्ण समाधि में इस तरह से दफनाते थे। ऐसे देखो हम लोग भी क्या करते हैं, जलाते हैं। हमारे गोपाल जी के यहाँ तो इटावा में मैंने पहली बार सुना, थोड़ा सा अजीब लगा। हर तरह से अपना अपना तरीका होता है। उनके यहाँ क्या करते हैं, बैठा के जलाया जाता है। हाँ, मतलब जो हमारे यहाँ गोपाल जी के यहाँ जो होता है दाह संस्कार, तो ऐसे ही होता है। हाँ, ये मुझे नहीं पता था। हाँ, शरीर को क्या करते हैं, बैठा देते हैं, मोड़ देते हैं। जैसे आप पाती मार के बैठते हो ना, वैसे ही बैठाते हैं, लकड़ी के सहारे डेड बॉडी को क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और फिर उसको जला देते हैं। हम लोग क्या लेट के करते हैं, पर वहाँ पर ऐसा नहीं होता, बैठा के करते हैं। इटावा होता है, अब हो सकता है कोई टाइम का हो, अब उनके क्षेत्र में है, अधिकतर ऐसा ही होता है। तो अब वो कहीं भी रह रहे हैं, पर उनकी परंपरा वैसी है, तो उन्होंने वैसी परंपरा से कर रहे हैं। तो पूर्ण समाधि में क्या होता था, इनके पैर को क्या करते थे, मोड़ देते थे घुटने, और हाथों पे क्या कर रहे हैं, हाथों पे मोड़ के ऊपर की तरफ कर देते थे और दफना देते थे। साथ में उनके क्या कर देते थे, सामान रख देते थे। ये हो गया आपका पूर्ण समाधि। आंशिक समाधि में उस दिन के लिए मैंने पार्थियों का क्या बताया था, पार्थियों का बताया था, डेड बॉडी को क्या करते थे, खुली जगह छोड़ देते हैं, जानवर खाते पीते हैं, और फिर जो उनकी अस्थियां बचती है उसको लाके फिर क्या करेंगे, कलश में डालेंगे, फिर दफनाएंगे। समझ में आ गया? ऐसा आप कहां मिल रहा है, आपके पार्थिव समुदाय में ऐसा क्या मिलता है, अंत्येष्टि संस्कार। इसमें क्या है, डेड बॉडी लाई, उसको कहीं छोड़ दिया, जंगली जानवर खाएंगे, चील कौवे खाएंगे, और जब वो उसका मांस पूरा खा जाएंगे, उसकी क्या बचेगी, हड्डी बचेगी। उस हड्डी को क्या करेंगे, कलश में,
जो आपके मृत कांड है उसमें रख देंगे और उसके साथ सारा सामान रख देंगे और उसको क्या कर देंगे, दफना देंगे। ये कौन सी होगी आपकी आंशिक समाधि। अब बात करते हैं दाह संस्कार की। दाह संस्कार में क्या कर रहे हैं, जला देंगे, जला के उसकी अस्थि और आत्मा को क्या कर रहे हैं, कलश में रख दिया और उसको दफना दिया। अब ये भी चीज नहीं कर रहे हैं, इसके साथ उसके जो बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी उस कलश में डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं कौन से, ऐसी कोई भी जितनी भी दाह संस्कार वाली चीजें मिली हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि अग्नि से दाह संस्कार हो रहा है, ऐसे कोई इंसान के अस्थियां इसमें नहीं मिली हैं। तो ऐसी अस्थियों को हम क्या कर रहे हैं, तो ऐसा संस्कार है उसको हमने कहा प्रतीकात्मक। ऐसा क्या है, प्रतीकात्मक संस्कार के रूप में इसको देखा गया है। अब किसने कहा है, मैंने नहीं। समझ में आ गया क्या अंत्येष्टि वाला। और समान रख रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक यात्रा से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि मरने वाला बंदा क्या कर रहा है, दूसरे लोग की यात्रा कर रहा है, तो उसके साथ उसके आवश्यक सामग्री रखी जाए ताकि उसकी आत्मा भटके नहीं। समझ में आ गई सब चीजें, अंत्येष्टि वगैरह। अब तक जो पढ़ाया उसमें किसी को डाउट, चरण जो पढ़ाया डाउट समझ में आया, अंत्येष्टि व्यापार। अब नोट्स एक बार देख लेना, यहाँ पर जो मैंने बात करी थी नोटल में क्या है, मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है, उसके साथ मिले हैं। अभी रखो मत, हड़प्पा भी खत्म नहीं हुआ है, टाइम हो गया, बस रीजन है थोड़े बहुत वो देख लो। हड़प्पा का पतन कुछ समझाना नहीं है इसमें, कल पढ़ा लीजिए, अभी कोई भी नहीं है क्लास। लिख लो पहले पॉइंट्स लिख लो। पहला पार्ट हड़प्पा का पतन, हाँ हाँ पहला लिख लो बाढ़, बाढ़ सॉरी बाढ़ कह रहे, बाढ़। बाढ़ के बाद लिख लो जलवायु परिवर्तन, ऐसे लिखो। पतन लिख लिया, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, भू आकृति, ठीक है, महामारी, नदियों के अपने ये भू आकृति में आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, प्रशासनिक, प्रशासनिक स्थिरता, प्रशासनिक स्थिरता और आर्यों का आक्रमण। सुन लो बस, और कुछ नहीं करना है। ये 4-5 हेडिंग है, पहला हेडिंग क्या है, ठीक है, बाढ़ बताएं। देखो ये भी क्या है, जितने भी ये सब चीजें दी गई हैं सब किस पर दी गई है, आपकी स्टडी पर। इसको बंद कर देते हैं, डायरेक्ट बंद कर दें, खराब करवाओगे चीज अपनी हो चाहे सरकार की हो, अगर सब चीज की करनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले बाढ़ की। जितनी भी पुरातात्विक शोध हुई है ना, 7 स्तर पाए गए मिट्टी के। मिट्टी के कितने स्तर पाए गए, 7। इस 7 स्तर पाने के आधार पर अनुमान लगाया गया है 7 बार बाढ़ आई, और बाढ़ छोटी मोटी नहीं आई, विनाशकारी बाढ़ आई, जिस कारण क्या हुआ, आपका हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। चलो बाढ़ उस एरिया में तो आएगी जहाँ पर नदियां हैं, है ना, बाढ़ उसी एरिया में तो आएगी जहाँ नदियां हैं। जहाँ नदियां नहीं है वहाँ बाढ़ नहीं है, तो वहाँ से कैसे सभ्यता एकदम नष्ट हो गई, है ना। तो ये चीज यहाँ पर क्या है, ज्यादा अजब नहीं हो। जिस क्षेत्र में क्या है, नदियां हैं
जिस क्षेत्र में बाढ़ नहीं आई वहां पर क्या, चलो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु है, आपकी रावी नदी है ना, ये सब लोथल है, सरस्वती नदी है, लुप्त हुई, चलो ये समझ में आता है कि यहाँ से ये चीजें चली गई या बाढ़ आई। अब जहाँ पर नदियां नहीं है पर ये सभ्यता के लोग रह रहे हैं, वहां से क्यों चले गए, है ना, गलत नहीं है, कुछ हद तक सही है, उस हद पर सही है जहाँ पर नदी किनारे की सभ्यता थी, वहां मानते हैं, ठीक है, 7 बार लेयर आई है, 7 स्तर की है, 7 बार बाढ़ आई, ये बात प्रूव कर रहे हैं, वहां के लिए ठीक है ये चीज, पर पूरी के लिए ये चीज अप्लाई नहीं हो रही, सिर्फ उस क्षेत्र में अप्लाई हो रही है जहाँ पर क्या है, आपकी नदियां हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब दूसरी बात देखिए, आक्रमण, आर्यों का आक्रमण। इन्होंने कहा कि आर्य क्या है, आर्य आए और उन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण करा, और आर्य ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं है आक्रमण के, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना वो बहुत शांत प्रिय थे, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दुर्गों को क्या करा, अपनी जो बस्तियां थी यानी कि अपना जो घर थे, टीला बताया था ना, पश्चिमी और पूर्वी टीला दुर्गीकृत करा, सुरक्षा के लिए उन्होंने दुर्गीकृत करा, और ऐसे इनके पास जो खोदन करा तो ऐसे क्या मिले, हथियार मिले हैं जो किसमें यूज हो रहे होंगे, युद्ध में यूज हो रहे होंगे, और ऐसे हथियार युद्ध में यूज होने के साथ साथ आपके जो आपके क्या करते हैं, बढ़ई वाला काम होता है ना, बढ़ईगिरी के काम में भी ऐसे औजार काम में आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग क्या है, लड़ाका प्रवृत्ति के रहे होंगे, कौन, आर्य नहीं, हड़प्पन लोग क्या होंगे, हड़प्पावासी लड़ाका प्रवृत्ति के रहे होंगे, हथियार मिलने के हम इस पर नहीं कह सकते, और ऐसे कोई हमें साक्ष्य भी नहीं मिले हैं कि क्या है, आर्यों ने आक्रमण करा और इनको क्या करके यहाँ से भगा दिया। इसमें क्या है, जहाँ पर भी जो डेड बॉडी मिली है इस एरिया में वो कैसे मिली है, कोई महामारी, किससे मिली है, महामारी, और इसका मुझे साइंटिस्ट का वो वैज्ञानिक का नाम आज नहीं आ रहा है, शायद पिकट है, पिकट, देख लेना एक बार, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है इनका। इन्होंने कहा नहीं नहीं ये नहीं है, ब्रिटेन है शायद, देख लेना एक बार, ये नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, ये नहीं है, देखना अगर बुक है तुम लोग के पास, आलोक बुक है, देखो जरा इनका नाम, आर्यों के आक्रमण में देखना, वेलिंगटन नाम है क्या, एक बार नाम कंफर्म कर दो बस, नाम वेलिंगटन है, आर्यों के आक्रमण में देखना, वेलिंगटन ने ये बात कही है कि ये आर्यों का आक्रमण नहीं है, इससे एक महामारी आई, महामारी आई, और क्या है, जैसे आप ये सोच लो, ऐसी महामारी आई होगी जैसे अभी अपने यहाँ कोरोना आया, कोरोना में एक साथ कितने लोग चले गए, बहुत लाखों लोग हो गए ना, तो सेम कंडीशन वो महामारी यहाँ आई होगी, क्योंकि उनकी जब डेड बॉडी पास सुन लो, जब डेड बॉडी की क्या हुई है, शोध करा गया तो उनमें महामारी के लक्षण पाए गए। ये किसने कहा, वेलिंगटन, देखो वेलिंगटन है क्या, अभी भी नहीं देख पाए, महामारी तो कनेडी है, ठीक है, वेलिंगटन नहीं है, कनेडी है, बस 2 चीजें और रह गई, तभी चले जाना, खत्म है आज कल सिर्फ मैंने क्या करवाना है, इनके आगे जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो तक किसकी खुदाई में क्या क्या मिला, भू आकृति की बात कर रहे हैं, भू आकृति यानी कि अब आप देखते हो जहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी अब वहाँ पर सरस्वती नदी नहीं है, लुप्त हो गई है ना, तो ये कहाँ कैसे हुआ, भू आकृति के परिवर्तन से हुआ, नदियों ने क्या करा होगा, अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, जब नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तित कर दिया, क्योंकि कोई भी जीवन या कोई भी समाज होगा तो कहाँ रहेगा, जहाँ पर उसे पानी मिलेगा और वहाँ पर सिंचाई के साधन भी अच्छे रहे होंगे, वहीं पर तो अपना समाज विकसित करेगा। जब नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित करेंगी तो उस क्षेत्र को क्या करेंगी, विनाश करेंगी ना, उस क्षेत्र का विनाश करेंगी और वहाँ से लोगों को क्या कर पाएंगे, पलायन कर पाएंगे। तो वो आकृति के साक्ष्य भी कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कंफर्म हो रहे हैं, महामारी के भी कंफर्म हो रहे हैं, बाढ़ के क्या है प्रत्येक क्षेत्र में नहीं हो रहे हैं, कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के साक्ष्य सटीक बैठ रहे हैं। दूसरा हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन का। अब मान लो यहाँ पर एकदम जलवायु परिवर्तन हो जाए, एकदम ठंडा पड़ने लगे, आप इसके क्या हो, ठंडा एकदम पड़ने लगेगा, आपके फ्रेंडली नहीं होना है वेदर से, तो क्या करोगे, आप यहाँ से छोड़ के भागोगे, भागोगे ना। तो सेम बात यही है कि ज्यादा पेड़ कटने की वजह से जलवायु में क्या हो गया, एकदम परिवर्तन आया, माहौल क्या हो गया, गर्म होने लगा होगा, इसलिए लोग यहाँ से क्या कर रहे, पलायन करके भागने लगे। आगे बात कर रहे हैं प्रशासनिक स्थिरता। प्रशासनिक स्थिरता में प्रशासन पहले क्या रहा होगा, सुदृढ़ रहा होगा। क्या है, सुदृढ़ रहा। तो यहाँ पर जो मकान बन रहे थे कैसे मिल रहे थे आपको, पक्की ईंटों के मिल रहे थे।
अब प्रशासन में क्या हो गया, जैसे सरकार है, प्रशासन ढीला ढीला पड़ रहा है, तो क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग पावर कम हो रही है, इंसान अपनी क्या कर रहा है, मन मर्जी कर रहा है। अब क्या है, दो अगर आपका जो प्रशासन के ऊपर जो बंदा बैठा है अगर स्ट्रिक्ट होगा तो क्या आप वो कर पाओगे, वो मतलब समझ रहे हो, अरे अरे ब्लैक मनी वाला सिस्टम समझ रहे हो ना, वैसे ये चीज नहीं होगी ना। अब ये है प्रशासन व्यवस्था बेकार हो जाएगी, तो ऊपर आता रूलिंग पार्टी है वो बेकार है, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो माल, आप ऐसे सोच लो, जो माल लग रहा होगा वो बेकार लग रहा होगा। अगर आप लोग को ब्रिज आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के ब्रिज आ रहा है, माल अच्छा है, इंसान ईमानदार है, गवर्नमेंट ईमानदार है, तो अच्छा माल लगा रही है, बार बार आपको क्या कर रही है, देखने आ रही है, तो पुल में माल भी अच्छा लगाओगे। अगर गवर्नमेंट देखने नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, बचाने का प्रयास करोगे। अब हम क्या करेंगे, हम बचाएंगे, तो 2 दिन बाद 10 दिन बाद वो पुल क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो सेम कंडीशन है, प्रशासन में स्थिरता आई, प्रशासन में स्थिरता में जो उनकी क्या थी, संगठन की व्यवस्था थी, प्रशासन व्यवस्था जितनी अच्छी चल रही थी अब उतनी अच्छी नहीं चली। इस कारण क्या हुआ, इस सभ्यता का पतन हो गया। आप ये बताओ, समझ आ गया? अब तुम्हारे पेपर में कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं दे रही हूँ, जरा करके लाना उसको। हाँ पूछते भी हो, जैसे पल्लवी की वो रहती है कि मैम 2 क्वेश्चन पूछिएगा, और मैं 2 क्वेश्चन पूछूंगी आज, और वो भी हाँ पल्लवी बताओगी, पूछिए, तुमसे ये पूछनी सबसे क्वेश्चन पूछेगी, किसने मुझे याद करा, लिखना चाहोगे क्वेश्चन लिख लो। निम्नलिखित में से कौन से नगर, लिख लो, निम्नलिखित में से कौन से नगर, और ये मतलब प्राचीन नगर है, खोल लो बैग। अरे मैंने अपना बैग पैक नहीं करा है, तुम लोगों ने अपने बैग पैक करे। निम्न में से कौन से नगर अपने उन्नत जल विकास, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। अभी आगे पूरा क्वेश्चन लिख लो, यूपीएससी कुछ छोटे क्वेश्चन थोड़ी ना देता है। जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया, जहाँ बांधों की प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया। आज क्लास लंबी होगी, कल से भी लंबी नहीं। लिख लिया, मैंने 1.5 घंटे के लिए तैयार करके आया करो अपने लिखो, लिख लिया। समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम, हाँ क्वेश्चन बहुत बड़ा है। समृद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया। ऐसे समझ लो जैसे आजकल हम लोग डैम वगैरह बना लेते हैं, डैम बना के नहर काटते हैं, और नहर काट के हम क्या कर रहे हैं, उसको पानी से सिंचाई कर रहे हैं ना, जमीन तक पहुंचा रहे हैं। सेम कंडीशन वही है। आप ऑप्शन लिख लो, धौलावीरा, ऑप्शन लिख लो, धौलावीरा माध्यम से प्रभावित किया जाता है। ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपड़। अभी
सही। मैं बोलती हूँ सुनो, निम्न में से कौन से नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, वहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया, ऑप्शन पूछना है, समृद्ध जलाशय पोषित भी किया, धौलावीरा, कालीबंगा, रोहतक और राखीगढ़। बताया धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़, रोहतक। बताओ, जवाब आया। एक क्वेश्चन और लिख लो। मेरे ऑप्शन भी हो गए। आप बताओ आंसर। पढ़ाए ऑप्शन बता तो दिए उसने। रोपड़, धौलावीरा, आंसर बताओ इसमें क्या है? कालीबंगा, रोहतक, राखीगढ़। धौलावीरा आंसर है, ठीक है। अगला लिखो 2017 का आया हुआ है। धौलावीरा आंसर है इसका। दूसरा क्वेश्चन लिखो, ऋग्वेदिक आर्य। ये भी ना पढ़ो तो अच्छा रहेगा क्योंकि अपने हम लोग ऋग्वेद में पढ़े है ना। अभी पढ़ाया है इसको तो पढ़ा रहे हैं ना। लिखवा दो जल्दी। लिखो ऋग्वेदिक आर्यों और सिंधु घाटी लोगों, ऋग्वेदिक आर्यों और सिंधु घाटी लोगों की संस्कृति के मध्य, बोतल हो जाओगे इसलिए रख रही हूँ बस, ठीक है। सिंधु घाटी संस्कृति के मध्य अंतर, कथन लिख लो। नंबर पहला कथन है ऋग्वैदिक आर्य कवच, ऋग्वैदिक आर्य कवच और हिंदी में शिरस्त्रा, इसको हेलमेट लिख लो, हेलमेट से समझ जाओ। वो क्या हेलमेट रखते थे ना अपने सर पे, उसको हेलमेट ही लिख लो। और हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले। प्रोजेक्टर पे मैं चला दूँ, इसमें पीडीएफ नहीं चलती है, इसमें पीडीएफ नहीं चलती है। अगर पीडीएफ चल रही होती है सारी चीजें मैं तुम्हें पीडीएफ में नहीं दिखाती। ये जो लैपटॉप है ये ऑफिस से कनेक्टेड है उसका, तो उसमें मैं एक्स्ट्रा कुछ अपना कर नहीं सकती। ये फोन भी कनेक्ट हो जाता है। इसीलिए चीज तुम लोग कहते हो ना मैम पीडीएफ, इसलिए नहीं है ताकि वो दूसरा वो आ जाएगा लैपटॉप तो तुमको पीडीएफ से भी मिलेगा। अभी मेरी कुछ मजबूरियां समझो, तुम लोग मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। अगला दूसरा लिखो, दूसरा कथन लिखो। ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम, ऋग्वैदिक आर्यों को स्वर्ण चांदी ताम का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को केवल तांबे और लोहे का ज्ञान था। अगला लिखो, तीसरा लिखो, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस पशु को जानते थे। अब बताओ कौन से सही हैं? पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, या दोनों सही है, या केवल एक सही है, या तीनों सही है? आपके ऑप्शन सुन लो, केवल एक सही है, केवल दो सही है, तीनों सही है, या कोई भी सही नहीं। कौन से सही है? दो और तीन सही है, दूसरा तो लग रहा है दूसरा और तीसरा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके क्या आएंगे, यूपीएससी में आएंगे, 2017 का है। इसके अलावा मैं कुछ करने को दे रही हूँ, पर वो बेटा परिचित नहीं, साक्ष्य मिले, लड़े हुए साक्ष्य मिले हैं पर वो परिचित नहीं थे। बुराई हुई है ना, अब ये नहीं पता है ना कि उस क्षेत्र में तो क्या नहीं क्या बात है, उस क्षेत्र में हो सकता है उसके बीच में कोई और संस्कृति भी हो। इसीलिए कहा है घोड़े से परिचित ये लोग नहीं थे, पर क्या मिले, साक्ष्य मिले। एक क्वेश्चन लिख लो,
शहरीकरण के वर्तमान शहरीकरण को किस हद तक प्रदान किया है, चर्चा करें। ये 2016 में आया है। एक रिपीट करना है। ऐसे रखो कि किस हद तक उसको करा है, एक बार मैम रिपीट कर। किस हद तक सहयोग प्रदान किया है, किस हद तक सहयोग। एक क्वेश्चन और